Now let us start today's March magazine discussion. पीडीएफ ग्रुप पे भेजा गया है, वो नया वाला पीडीएफ देखना सभी लोग। ओके, इसमें काफी सारी इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और फरवरी का भी अपडेटेड इस पे मतलब गूगल ड्राइव पे क्या अपलोड किया हुआ है, वो वहां से ले सकते हैं। ओके, ये है हमारा फरवरी 2022 मैगजीन। आवाज आ रही है सबको क्लियर? सॉरी, मार्च, हाँ, मार्च 2022 आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलो। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये हर साल 2-3 बार डिस्कशन में रहता है। ओके, तो इसमें मतलब डिमांड चल रही है कि मतलब कुछ स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसा कि अभी उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड एन एक्सपर्ट पैनल दैट वुड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग यूसीसी इन द स्टेट। ओके, उत्तराखंड में लाने की बात चल रही है। तो यूसीसी क्या है? इट इज द वन लॉ, एक ही कानून रहेगा सबके लिए इन द मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। अभी कैसा है, रिलीजन वाइज अलग अलग लॉ रहते हैं। इस्लामिक लॉ के हिसाब से मैरिज का प्रोसेस, डाइवर्स का प्रोसेस अलग है, क्रिश्चियन का प्रोसेस अलग रहता है, हिंदूज का प्रोसेस अलग रहता है। लेकिन अभी क्या करना चाहते हैं, सारों में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आना है। तो इसके लिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका प्रोविजन हम सबको पता है, डीपीएसपी में दिया हुआ है, आर्टिकल 44 में दिया गया है इसका प्रोविजन, ठीक है। और इसी तरीके से देखो कुछ हमारे पास केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से एक है सरला मुदगल केस। नाम याद रखना, सरला मुदगल केस। वो बोलेंगे सरला मुदगल केस इज रिलेटेड टू, या फिर मेंस में डायरेक्ट पूछता है कि राइट एक्सप्लेन सरला मुदगल केस, ऐसा बोल के सीधा पूछे, केस का नाम देता है और वो उसके ऊपर लिखो बोलता है शॉर्ट नोट ऑन सरला मुदगल केस। तो ये किस लिए थी? Apex Court reiterated the need for Parliament to frame a UCC which would help the cause of national integration by removing ideological contradictions. तो सरला मुदगल केस में कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यूसीसी लाना चाहिए, ऐसा कहा है, ठीक है। एक चीज ये होगी। फिर ऐसे ही कुछ फेमस जजमेंट है जो हमको पता रहने चाहिए। जैसा एक जजमेंट है केदारनाथ केस, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसको इस साल पूछा जाए, क्योंकि अभी वो केस चल रहा है। किससे रिलेटेड है केदारनाथ केस जजमेंट? कोई अगर न्यूज़पेपर अभी फॉलो कर रहा होगा तो उन्होंने पढ़ा होगा। केदारनाथ जजमेंट, अभी कौन से कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है? सेडिशन का। तो सेडिशन के लिए था केदारनाथ केस जजमेंट। हाँ, तो उसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तब वैलिड कहा था केदारनाथ केस जजमेंट को। ये केदारनाथ केस हुई थी 1962 में, तो वो टाइम के हालात अलग थे। इंडिया के वार चल रहे थे, चाइना के साथ वार हुआ, पाकिस्तान के साथ वार हुआ। तो ऐसे टाइम में हमको जरूरत थी सेडिशन लॉ की। ओके, ऑफिसर को मतलब पावर ज्यादा देने की जरूरत थी, तो वो टाइम पे उसने उसको वैलिड किया था। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया। तो एक केदारनाथ केस है और दूसरा विनोद दुआ केस, ये दोनों भी रिलेटेड हैं सिडिशन से। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, आप एक इसको एक पेजेस पे लिखा करो साथ में, ताकि बाद में आपको बस नाम भी मेंशन किया तो तुमको याद रहेगा। तो ये सिडिशन का था। सिडिशन के बाद देखो और कुछ जजमेंट है। कल हमने देखा था अरुणा शानबाग वाला केस, पैसिव इथनेशिया उससे अलाउ किया गया इंडिया में। तो वो एक चीज तुम याद रखना, ठीक है। बाद में और दूसरे ऐसे जजमेंट आए तो मैं उसको बताते रहूंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी। इसके बाद यहाँ पे एक एक्ट दिया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हमने तो पढ़ा मुस्लिम के मैरिज के लिए अलग से एक्ट है, हिंदूज के मैरिज के लिए अलग से एक्ट है। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज हो रहा है तो वो कौन से एक्ट से गवर्न होगा? तो इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट रहता है।
उसमें मतलब दो अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, वो एक्ट के अंडर हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अ, इसका वे फॉरवर्ड वगैरह इतना मतलब बोल रहे हैं कि मतलब एक्सपर्ट बोलते हैं कि एक साथ मतलब पीसमल अप्रोच में लेके आओ। मैरिज के कानून पहले बदलो, फिर डाइवोर्स के बदलो, फिर ये बदलो, दूसरे से पीसमल अप्रोच में धीरे धीरे से लेकर एक साथ नहीं लाना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब क्या होना चाहिए? पूरे कंट्री के लोकसभा के इलेक्शन एज वेल एज असेंबली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। ओके, ये जो सिस्टम था वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंडिया में था पहले से ही। ओके, कब तक था ये? 51 टू 1967। लेकिन 67 में क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट की असेंबली डिसॉल्व की गई 67 में। और तब क्या हुआ, वो 5 साल से पहले खत्म हो गए स्टेट की असेंबली, तो उनका इलेक्शन करवाना पड़ा, फिर वो चेन ब्रेक हो गई। फिर बाद में कई सारी बार प्रेसिडेंट रूल आया। इसी तरीके से लोकसभा भी मतलब कई बार डिसॉल्व की गई वक्त से पहले ही। तो ये शेड्यूल पूरा मतलब बिखर गया। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि मतलब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन रहना चाहिए। इससे क्या होता है, फायदा क्या है इससे? कॉस्ट ऑफ इलेक्शन बचेगा, बार बार पूरा इतना सारा मशीनरी डिप्लॉय करना है। दूसरी बात क्या होगा, डेवलपमेंट वर्क हैम्पर होता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि मतलब नए स्कीम्स गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करता, एक बार इलेक्शन की डेट आ गई तो वो रीजन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, फिर नई स्कीम नहीं तुम लॉन्च कर सकते, तो डेवलपमेंटल वर्क हैम्पर होता है। फिर इसी तरीके से पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। मतलब गौर लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये मतलब अपने पॉलिसी मेकिंग के बजाय अपने पार्टी के प्रचार में वगैरह लगे हुए रहते हैं, हर साल कौन से ना कौन से स्टेट में इलेक्शन, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सारे इसके लॉसेस हैं। क्या इसके नुकसान है? अब देखो, ये मतलब पॉजिटिव में बोला हमने लेना चाहिए, नहीं लेने के फेवर में क्या चीजें हैं? जैसा फॉर एग्जाम्पल कि नेशनल इलेक्शन, वहां पे नेशनल लेवल के इश्यूज रहते हैं, स्टेट में लोकल लेवल के इश्यूज पे लड़ी जाती है। लेकिन अगर एक साथ लिए तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, मतलब किसको वोट करना है, इसको करना है या इसको करना। और ऐसे केसेस में नेशनल पार्टी का फायदा ज्यादा होता है। ओके, नेशनल जो लेवल पे जो पार्टी है उनको ज्यादा एज मिलता है, ऐसा एक रिपोर्ट में वगैरह आया है। तो ये इसके इश्यूज हैं। इसी तरीके से इतना अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी नहीं है कि एक साथ इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन हम कर सकें। फिर इसी तरीके से सपोज कि मतलब दूसरे भी इश्यूज हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सपोज कोई स्टेट में, चलो हमने ये सिस्टम ला भी लिया, लेकिन किसी स्टेट में हमने क्या किए, प्रेसिडेंट रूल आ गया सपोज एक साल बाद, तब वो साल का तो डिस्टर्ब हो गया, उसका मतलब टेन्योर असेंबली का एक साल में खत्म हो गई, फिर उसका क्या करेंगे? उसको 4 साल तक इलेक्शन नहीं लेना है, लेना है तो फिर कब लेना है? ऐसा ये बात है। ठीक है, तो ये चीज तुम समझ लेना। ओके, इसके बाद देखो, कंडक्टिंग इलेक्शन एक वे फॉरवर्ड दिया गया है कि मतलब रादर देन ऐसे एक साथ लेने के बजाय क्या करो, 2.5 साल में इलेक्शन लिया करो, हर 2.5 साल को। आधे स्टेट 2.5 साल को, आधे स्टेट अगले 2.5 साल में। ऐसा करके हो तो 2 स्लॉट में 5 साल के एक बजाय 2.5 साल में। ओके, तो ऐसा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, तो ऐसे एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये भी काफी न्यूज में चल रहा था, बहुत सारी डिबेट हो गई इसके ऊपर। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कल ही हमने देखा था, क्रिमिनल प्रोसीजर कब का है हमारे पास? 1973 का। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा क्रिमिनल प्रोसेस, एफआईआर रजिस्टर कैसा करना, केस में मतलब प्रोसीडिंग्स कैसा रहते हैं वगैरह, वो सारी चीजें दी हुई है। और दूसरी बात, अभी इसमें क्या किया गया, द एक्ट सिक्स टू रिप्लेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट। इसमें क्या किए कि जब कोई किसी के ऊपर कोई केस होता है, क्राइम वगैरह कोई करता है, तो क्या करते हैं, उनका डाटा लिया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा, सारे टाइप का डाटा लिया जाता है, डिटेल्स। तो डिटेल्स को रेगुलेट करने के लिए लाया गया। अब पहले वाला जो एक्ट 1920 का था, तो उसमें जैसे क्या किया जाता था, जो मेजर डाटा है, अ, नीचे बॉक्स में कंपैरिजन दिया है 1920 एक्ट और चेंज इन 2022 एक्ट। उसके पहले 2 पॉइंट पढ़ लो, पहले 2 पॉइंट रीड कर लो।
ओके, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले जो डाटा था ना, लिमिटेड डाटा था, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ। लेकिन अब क्या है इसमें, रेटिना स्कैन हो रहा है, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, डीएनए वगैरह, ये तो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें आप क्या, इसको अब अलाउ की गई, इसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। फिर इसी तरीके से कि मतलब डाटा किसका रिकॉर्ड करना है, चलो ठीक है, ये तो उतना कुछ खास पॉइंट नहीं। इसके ऊपर आ जाओ थोड़ा। तो इसमें देखो, ये डाटा एक बार लिया गया तो कितने साल तक वो स्टोर रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, द एक्ट रिक्वायर द डिटेल कलेक्टेड टू बी रिटेन इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। 75 ईयर्स तक क्या रहेगा, वो स्टोर रहेगा, एक बार ले लिए तो डाटा। ठीक है। इससे रिलेटेड एक टर्म आती है, राइट टू फॉरगेट। राइट टू फॉरगेट क्या रहता है कि अभी किसी के ऊपर सपोज कोई केस वगैरह दर्ज हो गया, तो वो तो सब न्यूज में आता है, ऑनलाइन मीडिया में आता है। अब मैं वो 10 साल बाद भी वो पर्सन का नाम लेके सर्च करूँ ना, तो न्यूज वो ही बताएंगे कि ऐसा ऐसा चार्ज रजिस्टर हो गया है। भले ही वो पर्सन आगे चल के उसको एक्विटल मिल गया, क्लियरेंस मिल गया, लेकिन उसके बारे में जांच किए तो केस ऐसा मुकदमा चल रहा है वगैरह, ये सब ऐसी चीजें बताएंगा। तो इसमें क्या होता है, पर्सन का डिफेमेशन होता है, उसके मतलब प्रेस्टीज को हैम्पर होता है। तो जैसा ये लोग डिजिटल पब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में, ऐसा ही वो क्लियर होने के बाद उसको वो निकाल देना भी चाहिए। तो वो राइट, उसको कहते हैं राइट टू फॉरगेट। ओके। मतलब एक बार डिजिटल मीडिया पे डाटा आ गया उसके बारे में, और बाद में ऐसा कुछ फाइंड नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो वो डाटा निकालने भी आना चाहिए। तो ऐसी ईयू में बात चल रही है, ईयू में दिया गया है राइट टू फॉरगेट। ओके। लीगल लीगल राइट, राइट टू फॉरगेट दिया गया। ओके। और देखो, ये जो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के जो ऑर्डर्स रहते हैं, ये मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज रहेगा वो देगा। ओके। सर एक ये जो डाउट था। सैंपल्स, हाँ हाँ, हाँ पूछिए डाउट। सर ये रिकॉर्ड से भी हटा सकते हैं क्या 75 ईयर्स के पहले कोई भी डेटा यहाँ पे अपनी ऐसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? देखो इसमें क्या बोल रहा है, द रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड हु आर रिलीज्ड विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज और एक्विटेड बाय द कोर्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल लीगल रेमेडीज। अगर किसी को ये पीरियड में एक्विट किया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय किया जाएंगे, वो डाटा खत्म कर दिया जाए, मामला मिट गया, खत्म कर दी, ऐसा है समझो। ठीक है। ये जो सब डाटा वगैरह रहता है ना, कहाँ पे रहता है पता है, सीसीटीएनएस नाम का पोर्टल बनाएगा, क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, एमएचए का अंडर में आता है। उसके ऊपर वो पूरा सब डाटा रहता है, अपना आधार कार्ड वगैरह वो सब ले लेते हैं वो लोग, उसमें वो रजिस्टर रहता है। ओके। जब हमारा वेरिफिकेशन होता है, जब भी आपको जॉब वगैरह मिलेगा, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे पुलिस थाने में वगैरह इंक्वायरी होती है आपकी। तो कभी भी याद रखना, इसीलिए बोलते हैं कि मतलब ऐसा लीगल मैटर्स में नहीं जाना चाहिए, एफआईआर वगैरह ऐसी चीजों में अपना नाम नहीं आना चाहिए कभी भी। ओके। खासतौर पे ज्वाइनिंग से पहले, जॉब लगने से पहले, ऐसे मामलों में, क्योंकि वो डिटेल्स रहते हैं फिर वहां पे पुलिस स्टेशन, इनके ऊपर ऐसा एफआईआर है, ऐसा केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ठीक है। इंटरव्यू का आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी पूछता है, इंटरव्यू या मेंस का, हैव यू यूर फेस्ड एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, हैज एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, फिर उसके डिटेल्स वगैरह ये सारी चीजें रहती। ओके। तो ये चीजें समझ लेना। इसके बाद देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वो न्यूज में है। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि वो 4 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका स्टैटिक पार्ट। इसको बनाया गया अमेंडिंग 338 एंड इंसर्टिंग आर्टिकल 338 ए। 338 में एनसीएसटी है, तो 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, और 338 बी में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। हाँ एनसीबीसी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद रखना। और जो 338 आया है 89th अमेंडमेंट से आया है। ओके। तो ये चीज, फिर अब इसकी मेंबरशिप वगैरह कैसी रहती है, शायद 1+1+3, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन और 3 मेंबर्स, ऐसा कुछ इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। टेन्योर कितना रहता है, टेन्योर 3 3 इयर्स का रहता है। अभी लगभग जितने भी स्टैट्यूटरी कमीशन है ना, सबके टेन्योर 3 मंथ के किए गए हैं। ओके। इवन एनएचआरसी का पहले 5 साल था, उसको अब रिड्यूस करके क्या किया, 3 इयर्स कर दिए। तो ये सारे मतलब
वायलेशन ऑफ राइट्स वगैरह, या फिर जितने सेफगार्ड दिए गए एसटी को वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन सारे मामलों में वो क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। तो इसकी मिनिस्ट्री क्या आएंगी एनसीएसटी की? सोशल जस्टिस। Ministry of Health. शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइब के लिए कुछ अलग ही क्या मिनिस्ट्री अपने पास? ट्राइबल अफेयर, तो ट्राइबल में आएगा। एनसीबीसी आता है सोशल जस्टिस में, और एससी वाला भी सोशल जस्टिस में आएगा। फिर इसी तरह अपना माइनॉरिटी कमीशन है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है। चिल्ड्रन वाला है तो नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रंस राइट वगैरह जो है, वो सोशल जस्टिस में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक। इसके बाद देखो, अब आगे आ जाओ। ड्राफ्ट इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। तो इसमें क्या हो रहा है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ, किसी का अनम्यूट हो तो म्यूट कर देना, नॉइज आ रहा है। ओके। Recently, Ministry of Electronics and Information Technology has released draft India Data Accessibility and Use Policy. डाटा एक्सेसिबल रहना चाहिए हर एक, डाटा मतलब इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें, तो उसके बारे में बात करें। कुछ खास है नहीं, बस वो मेटी का इनिशिएटिव है। ये डाटा बिल वगैरह कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा कमेटी, 3 टाइप का डाटा, पर्सनल, पर्सनल सेंसिटिव और क्रिटिकल। ओके। फिर ओजा का ट्रैक, जीडीपीआर, ये टर्म्स हमको पता रहने चाहिए। ओके। अब इसके बाद देखो, एससी इन्फोर्सेस लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनाल्टी। अब एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, चन्नूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ held that before awarding death sentence, a proper psychological psychiatric evaluation is to be done by the court to assess the probability and possibility of reform of the criminal. वो मतलब किसी को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो मतलब उससे पहले क्या करो, साइकोलॉजिकल टेस्ट करो, मतलब उसमें रिफॉर्म आ सकता है क्या, मतलब ये फांसी ना देते उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं क्या, अगर है तो फिर उसको मत दो फांसी, ऐसा बोलना है। ठीक है। तो जो हम डेथ पेनाल्टी जिसको कहते हैं, उसमें हम एक केस का जजमेंट फॉलो करते हैं। कोई भी केस में डेथ पेनाल्टी नहीं देते, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो ऐसे ही केस में डेथ पेनाल्टी देते हैं। तो वो जो जजमेंट था उसको कहते हैं बच्चन सिंह केस। बच्चन सिंह के जजमेंट में ये जजमेंट दिया गया था कि मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन यहां से आई थी। ओके, तो ये चीज समझ लेना। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। 1.6.2, वेयरिंग हिजाब इज नॉट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस रूल्स, कर्नाटक हाईकोर्ट। तो काफी कंट्रोवर्सी चली थी, कर्नाटका में इसका इशू हो रहा था। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थे तो उनको मतलब सडनली मना किया गया था कि आप इसको हिजाब को नहीं पहन सकते। ओके। तो देखो कोर्ट के हिसाब से क्या है, wearing of hijab head scarf by the Muslim woman does not form a part of essential religious practices in Islam faith and is not protected under the right to freedom of religion under Article 25 of the Constitution. तो ऐसा वो हाई कोर्ट के बेंच ने ऐसा जजमेंट दिया है। ठीक है। अब स्टैटिक वाला पार्ट जो है तो ये हमको पता रहे, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसमें राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, ऐसे वर्ड्स हैं। प्रैक्टिस में मतलब जो जो तुम्हारी रिलीजियस चीजें हैं वो आती है। फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें वो भी इसमें आएगा। और राइट टू प्राइवेसी 21, तो ये सारे मतलब उससे रिलेटेड है, प्राइवेसी वगैरह ये चीजें भी आती है। ठीक है। तो इसमें जो इसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन है ये कौन से जजमेंट से आई थी, तो ये आई थी शिरूर मठ केस 1954, टू प्रोटेक्ट ओनली सच रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच वेर इसेंशियल एंड इंटीग्रल टू द रिलीजन। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अभी अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, फिर उसमें मतलब बताया जाएगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके। तो हमने हमारे एक सीनियर से पूछा था कि इसका जवाब कैसा दिया जाए, इंटरव्यू में पूछा गया हमसे कि मतलब हिजाब रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मतलब हिजाब ये बहुत छोटी बात है, हिजाब से ज्यादा जरूरत एजुकेशन की है, तो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन दे दो, जैसा जो कंडीशन में वो लोग आना चाहते हैं आने दो, एजुकेशन दे दो एंड देन लेट देम डिसाइड। एजुकेशन पढ़ने के बाद उनको क्या करना है, हिजाब पहनना है नहीं पहनना है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन, हिजाब वाला क्वेश्चन मुझको इंटरव्यू में पूछा गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो उसमें भी मतलब वो लोग मतलब मैं ऐसा जवाब दिया था कि मतलब वो पूछे थे हिजाब क्या है इस्लाम में, उसका प्लेस क्या है। तो मैं बोला था कि सर हिजाब है, बोल इस्लाम, इन इस्लाम हिजाब इज देयर, बट उसका कोई प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है। कोई बुर्का पहनता, कोई स्कार्फ पहनता, कोई पहनता भी नहीं है। ओके, तो ऐसा ये चीज है। तो वो बोले ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन सेंसस का यहाँ पे जिक्र आया है। पॉपुलेशन सेंसर हर 10 साल बाद होती है। ओके, इसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डाटा, वो क्या बोलेंगे, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली डेमोग्राफिक डाटा। ऐसा नहीं, सोशल डाटा, इकोनॉमिक डाटा भी होता है। सोशल डाटा में कैसी चीजें, आपका मतलब सोशल में लैंग्वेज क्या आप बोलते हो, या फिर दूसरा ऐसा सोशल स्टेटस, मतलब प्रोफेशन वगैरह, ये चीजें भी वो लोग मतलब नोट डाउन करते हैं। ओके, तो ये कंडक्ट करवाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सेंसस कंडक्ट करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, एक हमारे पास है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। उसका चेयरमैन कौन रहता है? नेशनल पॉपुलेशन कमीशन चेयरमैन कौन रहेगा? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहता है, याद रखो, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। जो कमिटीज या बॉडीज का पॉपुलेशन ये प्रेसिडेंट, चेयरमैन, पीएम रहता है, ऐसे बॉडीज वगैरह हमको पता रहने चाहिए। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन कमीशन, इसी तरीके से सीएसआईआर, सीएसआईआर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर हो गया। फिर प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी क्या रहता है? पीएम रहता है। इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल भी पीएम है। ठीक है, और इसी तरीके से वो कैबिनेट कमिटीज रहते हैं। 4 कैबिनेट कमेटियां मेरे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ओके, और कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस, ऐसे कुछ रहते हैं 4। ठीक है, तो ये सब हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कौन रहता है इसका चेयरमैन? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट रहता मिनिस्ट्री ऑफ है। ठीक है, एनवायरमेंट। पीएम, हाँ, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट। फिर एक रहता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका पीएम रहता है। पीएम। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पीएम। एक रहता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका कौन रहता है? सर एनवायरमेंट वाला ही। कोई भी एक्टिविस्ट वगैरह उसको बना देते। ठीक है, हाँ, दोनों में अलग अलग है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जब आप नेशनल पार्क के बॉर्डर चेंज वगैरह करते हो तो उसकी परमिशन चाहिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, ठीक। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट सेंसस पता है हमको 1872 में हुआ, उसको नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। इसको मतलब उतना सिस्टमेटिकली नहीं लिया गया था, वो टाइम पे वॉइस रहता मेयो। ओके, अब उसके बाद 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, सिस्टमेटिक सेंसस होती है। ओके, अब 81 में कौन रहेगा बताओ? लिटन भी नहीं, रिपन, रिपन रहता है। डफरिन 85 में आता है। ओके, 81 टू 84 आपका था रिपन, और 76 टू 80 था लिटन। ओके, ये इसके मैगजीन के एंड में पूरी लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाइसरॉय दी है। ठीक है, वो आदत बना लो, रोज एक 10 मिनट वो पढ़ना ही है हमको, वाइसरॉय और कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे उसमें से। ठीक है, डेली उसको पढ़ लेने का, जब तक याद नहीं होता पूरे तब तक। ठीक है, इसके बाद देखो, ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ एक्ट। कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले उसका स्क्रीनिंग होता है। ये जो सीबीएफसी बोर्ड रहता है वो उसको पहले देखता है, तो कोई ऑप्शन कंटेंट तो नहीं है वगैरह। फिर वो हिसाब से अगर रहा तो उसको डिलीट वगैरह करने लगाता है। तो इसमें बोला गया, अभी उसको एक्ट को अमेंड किया गया। अब क्या है, अगर सीबीएफसी कोई बोलता है, कोई डिसीजन लेता है कि ये मूवी क्लियरेंस देता है, लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन ऑर्डर दे सकता है कि ये क्लियरेंस मत दो, और उसको ऑर्डर दे सकता है वो बॉडी को। तो गवर्नमेंट हैज रिविजनरी पावर। तो इसको मतलब गवर्नमेंट की पावर बढ़ाई गई इसके ऊपर, सीबीएफसी के ऊपर। तो ऐसा इसमें बताया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते। रशिया यूक्रेन वॉर। ओके, तो फिर से आ गया, जनवरी में था, फरवरी में था, मार्च में फिर से आ गया। तो वही फिर से मैप सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये रीजन, बॉर्डर रीजन, डोनेस लूनास, दोनों को डोनबास कहते हैं। यहाँ पे दे आर रूल्ड बाय रशियन सेपरेटिस्ट।
एक चीज ये हो गई। फिर दूसरी बात, कल हमने देखा था मिन्स्क एग्रीमेंट, दोनों में सेटलमेंट कराने के लिए, यूक्रेन और रशिया दोनों में सेटलमेंट कराना था, तो इसमें मेडिएशन किया तुम्हारा जर्मनी और फ्रांस, नॉर्मंडी फोर बोलते हैं, चार कंट्री। फिर ये लोगों ने मिलकर सेटलमेंट करा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एक्ट, वो मतलब जो भी पीस डील थी नहीं हो गई। फिर इसके बाद नीचे वाला जो मैप है ना, वहां पे देखो जो डार्क ब्लू कलर है वो नाटो के मेंबर है बिफोर 1997, और जो फेंट ब्लू कलर है वो नाटो ज्वाइन हुए आफ्टर 1997। तो जो रशिया के बॉर्डर वाले जो कंट्रीज है ना वो काफी ज्वाइन हो गए 1997 के बाद से। तो रशिया को डर है कि मतलब नाटो कहीं मतलब एकदम उसके करीब ना आ जाए। अब बेलारूस और यूक्रेन बचा था, अब यूक्रेन भी ज्वाइन होना चाहता है, तो एकदम रशिया को टच हो जाएगा फिर नाटो। और बेलारूस बेलारूस तो खैर अभी मतलब प्रो रशियन है, ठीक है। तो ये भी एक रशिया का फियर फैक्टर था, नाटो इतने करीब आ रहा है। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ये मिन्स वन मिन्स टू एग्रीमेंट अभी हमने देखा। मिन्स वन फेल हो गया था तो मिन्स टू लेकर आ गए, लेकिन वो भी फेल हो गया। और क्या है इसमें, ठीक है। एक काटसा एक्ट भी न्यूज में, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा, वो सीधा पूछेगा काटसा एक्ट इज रिलेटेड टू, ओके। तो इसमें क्या, यूएस के जो एनिमी रहते हैं, ऐसे एनिमी से कोई कंट्री ट्रेड कर रहा है तो यूएस क्या कर सकता है, वो कंट्री पे जो खरीद रहा है उस पर सैंक्शंस लगा सकता है। तो यूएसए के एनिमी तीन है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ओके। अब इंडिया का ईरान के साथ भी ट्रेड है, रशिया के साथ भी ट्रेड है, ओके। तो रशिया से हम मेनली वो S-400 खरीद रहे हैं। तो इंडिया कंसेशन मांग रहा है यूएसए से, बहुत पहले से मांग रहा है, लेकिन अब वार चालू हो गया उसमें ही। तो वार चालू हो गया तो इंडिया को कंसेशन मिलना मुश्किल है, अब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, ठीक है। तो S-400 डील उससे मतलब इंडेंजर, उसको कुछ हैम्पर हो सकती है, ठीक है। इवन तुर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा यूएसए ने, हालांकि तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन तुर्की ने रशिया से S-400 परचेस किया, तो यूएसए ने तुर्की पे सैंक्शन लगाया, ठीक है। अब आगे आ जी जाओ। सर। हाँ एक्सक्यूज मी हाँ हाँ, यस, हाँ बोलिए। सर। यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हाँ हाँ होंगे? हाँ, यूक्रेन नाटो नाटो का मेंबर बन जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। नाटो क्या है, एक ऑफेंसिव मतलब ये है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट है नाटो के। अभी सपोज 29 कुछ मेंबर है, ओके। अगर कोई भी एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जर्मनी पे कोई एक नॉन नाटो कंट्री कल आके इन्वेजन करता है, तो उसका मुकाबला क्या है, पूरे नाटो मिलके करेंगे। तो ये क्या है, एक साथ मिलके ग्रुप में लड़ाई करेंगे जो भी इन्वेजन होता है। तो इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको अश्योर किया गया है, ठीक है। तो रशिया को यही फियर है कि कल अगर यूक्रेन अगर ज्वाइन होता है नाटो, तो यूक्रेन तो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि रशिया यूएसए की बैकिंग रहेंगी। फिर रशिया मतलब उस पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं ये कर सकता, असर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इसमें मतलब इसका ये है, ओके, इससे सिग्निफिकेंस। पहले भी तो बहुत से कंट्रीज ने ज्वाइन किया था नाटो, बट रशिया ने सभी पे अटैक तो नहीं किया, तो यूक्रेन से ही क्यों हाँ इतना नहीं इशू हो किया, रहा है? क्योंकि उसमें यूक्रेन में देखो ऐसा क्या है रशिया, मतलब? यूक्रेन देखो, यूक्रेन और रशिया में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। यूक्रेन थोड़ा सा जैसा अपने लिए इंडिया के लिए कश्मीर है, रशिया के लिए यूक्रेन है समझो। तो काफी सालों से वो, कई सालों से वो लोग एक साथ थे। फिर अभी जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ वो सेपरेट हो गया। फिर अगर एरिया वाइज देखा जाए यूरोप को, तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री यूरोप का कौन सा है, प्रॉपर यूरोप की बात करते हैं तो यूक्रेन आता है, ओके। मतलब सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं, रशिया के बाद यूक्रेन ही सबसे बड़ा है। और रिसोर्सेज बहुत है वहां पर, नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह बहुत सारे हैं, ऑयल वगैरह। फिर ये रशिया के जो पाइपलाइंस वगैरह जाते हैं क्रूड ऑयल के वगैरह, वो यूक्रेन से ही जाते हैं। अब यूक्रेन ही अगर एनिमी कैंप में चला गया रशिया के, तो ये सारे चीजों का प्रॉब्लम होगा। फिर इसी तरीके से यूक्रेन का कल्चर बहुत सारा मैच होता है रशिया से, तो रशिया वो भी क्लेम करता है कि हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज है। नेशन की डेफिनेशन क्या है, पीपल के अंदर यूनिटी रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस वगैरह, ये सारी चीजें। फिर इसी तरीके से रशियन स्पीकिंग लोग बहुत सारे हैं यूक्रेन में, ओके, रशियन स्पीकिंग, रशियन कल्चर को फॉलो करने वाले। तो फिर इसी तरीके से और क्या चीज होती है, रशिया के पास ऑल वेदर पोर्ट्स नहीं है परमानेंट, क्योंकि रशिया को नॉर्थ पोल के साइड से एक्सेस है सी का, लेकिन वो क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं विंटर सीजन में। ये साइड में उसके पोर्ट बहुत कम है, इसलिए उसने क्रीमिया भी ले लिया था अपने पास, वो ब्लैक सी के थ्रू उसको एक्सेस हो जाएगा वो।
तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। और सर अगर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? रशिया यूक्रेन मतलब वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा? नहीं, वॉर पे नहीं ओके। सर, हाँ अगर नाटो हाँ। ज्वाइन हो जाता है यूक्रेन तो। नाटो ज्वाइन होता है तो देखो इंडिया के लिए इतना एज सच कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि अपनी आप हम क्या बोलते हैं, हर एक के साथ हम अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन जो वार है, वार का इंडिया पे इम्पैक्ट हो रहा है। कैसा इम्पैक्ट हो रहा है? क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल सप्लाई कम हो गया ना, रिस्ट्रिक्शंस आ गया। फिर तो उसकी प्राइस बढ़ी है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी तो हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको गुड्स कैरी करना है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट से करते, फ्लाइट से करते, शिप से करते, वो क्या पे चलते, फ्यूल पे चलते, फ्यूल महंगा हो गया तो हर चीज महंगी हो जाती। ठीक है। दूसरी बात, रशिया से हम क्या है, वेपन्स वगैरह है, ट्रेड है हमारी, वो सारी चीजें हम पर हो जाएंगी। फिर इसी तरह यूक्रेन में हमारे बहुत सारे बच्चे गए मेडिकल एजुकेशन वगैरह पढ़ाई करने, उनका एजुकेशन ब्रेच हो गया, फिर वहां से उनको वापस हमको लेकर आना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे खर्चा वगैरह ये होता है। फिर इसी तरीके से दोनों के साथ रिलेशन हमको अच्छा मेंटेन करना है, रशिया को सपोर्ट करे, यूक्रेन को सपोर्ट करे, तो डिप्लोमेसी में भी इशू हो जाते हैं। और ऊपर से कोविड-19 अभी जस्ट खत्म हुआ था तो ये स्टार्ट हो गया, तो ये चीजें हैं। ठीक है। सर मैं चलो। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इसमें वीट, रशिया इज द हाँ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट एंड दैट इज अफेक्टिंग हाँ। इंडिया। हाउ? हमारा वीट प्रोडक्शन जो है अभी वो डोमेस्टिक को नहीं लेकर हमारा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारा बराबर। डोमेस्टिक वीट फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हो रहे हैं। एंड विद रेस्पेक्ट टू द हाँ फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री, मुरियट ऑफ पोटश जो है बराबर। वो यूक्रेन में मिलता है, तो उसकी वजह से ओके। उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में। और थर्ड इफेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर्स, ये जो इंडस्ट्री है अच्छा। और जो इसका रॉ मटेरियल हम्म, है वो पैलेडियम जो भी सेमीकंडक्टर में यूज होता है वो यूक्रेन में मिलता है, और वो हमें नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है इन इंडिया हम्म, with respect to the ओके। semiconductors and everything else, other than what you have हाँ, told about the fuel and the food prices hike. जी जी। तो देखो तीन चीजें बताई गई अभी यहाँ पर, कि और क्या है, इंडिया बहुत सारी चीजें प्रोक्योर करता है रशिया से। लाइक फॉर एग्जांपल दिया गया यहाँ पे फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर हम हमारे पास हम मैक्सिमम फर्टिलाइजर इंपोर्ट ही करते हैं, तो रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर, म्यूरेट ऑफ पोटैश वगैरह ऐसे। तो ये चीजों के फिर क्या होंगे, रेट बढ़ेंगे। अब रशिया उतना प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, या फिर रिस्ट्रिक्शन है हमको रशिया के साथ ट्रेड करने को, तो ये चीज हो गई। इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, उसमें रेयर अर्थ का यूज होता है, रेयर अर्थ मटेरियल सेमीकंडक्टर्स, तो वो भी हम रशिया से लेते हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन हैम्पर हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वगैरह वो सफर करेगी। तो इसी तरीके फूड ग्रेन्स वगैरह है, वो भी रशिया से वगैरह हम ट्रेड वगैरह करते हैं। ओके, व्हीट, लाइक व्हीट, तो ये चीजें भी हैं। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट है, बस थोड़ा सा सोचते चलो, काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत तगड़ा डिस्कशन हो गया हमारा यूक्रेन रशिया पे। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका रशिया, अच्छा श्रीलंका क्राइसिस। हाँ, तो इसमें क्या हो गया देखो, रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेसिंग फ्यूल, फूड, मेडिसिन टू हेल्प श्रीलंका टैकल अ मैसिव इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस। श्रीलंका रोज ही हम पढ़ रहे हैं, वहां पे मतलब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो देखो क्या होता है, मतलब ये सारी चीज अचानक से नहीं होती, ग्रेजुअली, धीरे 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 मतलब चीजें खराब होती जाती है। जैसा क्या हुआ श्रीलंका, रीजंस क्या है, जैसा फॉरेन डेब्ट का बर्डन बहुत बढ़ गया श्रीलंका पे। दूसरी चीज, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इनकी, तो चाइना का जो ड्रेप टैप डिप्लोमेसी है उसमें भी ये लोग फंस गए। चाइना क्या करता है, किसको भी लोन दे देता है, सामने वाला कंट्री फिर उसको इन्वेस्ट करेगा किधर भी, और रिटर्न नहीं मिला तो पैसा डूब जाता है। फिर चाइना क्या डिमांड करेगा, हमको तुम्हारा ये पोर्ट दे दो, इसमें कंसेशन दे दो, हमारा मिलिट्री बेस बनाओ, ये चीज है। फिर फॉल इन टूरिज्म भी हुआ। टूरिज्म में क्यों फॉल हो गया, कोविड-19, 2 साल से कोविड चल रहा है, बराबर। एग्रीकल्चर क्राइसिस, श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका मतलब इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना चाहता था, तो उन्होंने 2020 में क्या किए, एक ब्लैंकेट बैन ला ली केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। ओके, और स्विचिंग ओवरनाइट टू मेक एग्रीकल्चर 100% ऑर्गेनिक। लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक इफिशियंसी, प्रोडक्शन उतना होगा क्या, लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो डिक्रीज होगा।
तो उससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया। फिर 1 साल बाद उन्होंने बैन हटा दिए, लेकिन उसका लॉस जो होना था वो तो हो गया। फिर इसी तरीके से वॉर इंड्यूस इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉर मतलब यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, उधर भी मसला हो गया। ओके, फॉल इन एफडीआई। अगर कोई कंट्री का ऐसा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, तो बाहर के लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे उसमें? बोलेंगे अरे पैसा तो डूब जाएगा हमारा, नहीं इन्वेस्ट करेंगे। एफडीआई भी फॉल हो गए, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो फिर बिजनेस को पैसा भी कम मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगा, चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक साथ होगी। फिर इसी तरीके से वहां पे क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, जैसा रूल बाय वन फैमिली, फिर उसमें करप्शन के एलिगेशंस वगैरह ये सारे लग गए। तो इन सारी चीजों की वजह से फिर वहां पे प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट ऑल कंट्री प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पर। तो अब वो इशू वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो अभी खैर इसमें अपने लिए उतना कुछ ज्यादा है नहीं। हम्म। श्रीलंका, ठीक है। कुछ लोकेशंस वगैरह न्यूज में रहता है श्रीलंका से कंटेक्स कंटेक्स में, इंडिया श्रीलंका, जैसा कि याद रखो कच्छथीव आइलैंड, हमारे फिशरमैन हमेशा वहां पे जाके फिशिंग करते हैं, फिर श्रीलंका की मरीन नेवी उनको पकड़ लेती है। फिर दूसरा, पोर्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं श्रीलंका में, नाम क्या है उसका? त्रिकोणमल्ली पोर्ट। चाइना भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसका नाम क्या है? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट। फिर इसी तरीके से तमिल लोग बहुत हैं श्रीलंका में, तमिल लोग जो रीजन में रहते हैं उसको जाफना जाफना रीजन कहते हैं, जाफना आइलैंड वगैरह, ठीक है, वो भी याद रखना। ओके, अब आगे आ जाओ। एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस, ये श्रीलंका की कंटेक्स में बोल रहा है कि डेब्ट बर्डन बहुत बढ़ गया था, एक्सटर्नल डेब्ट इतना डेब्ट बढ़ गया है कि अब दूसरे लोग उसको डेब्ट नहीं दे रहे हैं। एक्सटर्नल डेब्ट क्या रहता है? अ पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज डेब्ट विच इज बोरोड फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स सच एज कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आईएमएफ से या दूसरे गवर्नमेंट से, बैंक से जो लोन लिया जाता है उसको एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाता है। ओके। फिर इसी तरीके से और क्या चीजें इसमें एक्सटर्नल डेब्ट में, एक टर्म आई है हाई डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो ऐसा रहता है। डेब्ट सर्विस मतलब 1 साल में तुमको कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना है, डिवाइडेड बाय तुम्हारे एक्सपोर्ट अर्निंग, कंट्री के एक्सपोर्ट अर्निंग कितनी है, और तुमको डेब्ट के लिए कितना चार्जेस देना है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना देना है। तभी ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए डेब्ट सर्विस रेशियो। ज्यादा मतलब न्यूमरेटर में क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ज्यादा रहना अच्छी बात है, कम रहना चाहिए। न्यूमरेटर कम रहना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा रहना चाहिए, फॉरेन अर्निंग ज्यादा रहना चाहिए। डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा तो डेब्ट सर्विस रेशियो कम रहेगा, तो कम रहना अच्छी बात है, ठीक है। डेब्ट सर्विस रेशियो कम रहना चाहिए, याद रखो। अब आगे आ जाओ, इंडिया जापान रिलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसा फॉर एग्जांपल, एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके, लॉग आउट हो गया तो ठीक है। इंडिया जापान हम देख रहे थे, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो कीवर्ड्स कीवर्ड्स देखें, कीवर्ड्स और उसके मीनिंग, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। इंडिया जापान रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे टाइमलाइन वगैरह दी है, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कुछ ग्रुपिंग्स हैं जिसमें इंडिया जापान दोनों मेंबर है, जैसा G20। अब G20 के मेंबर्स कौन कौन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब मैप देखो, उसमें जो ऐड किया हुआ मैप है G20, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, पूरा समझो लगभग नॉर्थ अमेरिका आ गया, ब्राजील, अर्जेंटीना है, ओके। फिर उसके बाद अफ्रीका से ओनली साउथ अफ्रीका इज देयर। फिर मिडिल ईस्ट में सऊदी, तुर्की, ईयू से यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, और एशिया से रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ कंट्रीज है हमको लगेगा कि वो मेंबर है, लेकिन मेंबर नहीं है, जैसा फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज देयर, न्यूजीलैंड इज नॉट देयर। फिर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया नहीं है, याद रखना। और दूसरा कोई, ठीक है, ये 2 कंट्री याद रखो, न्यूजीलैंड इज नॉट देयर एज वेल एज मलेशिया इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये थे हमारे Singapore is G20 के also मेंबर। not there. सिंगापुर इज ऑल्सो नॉट देयर, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो G4 ये ऐसे कंट्रीज हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप डिमांड कर रहे हैं, हमको परमानेंट मेंबरशिप दे दो। तो G4 में जो कंट्रीज हैं
ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये 4 लोग हैं। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। इसको कैसे याद रखेंगे? क्या है इसका निमोनिक? इसका निमोनिक है बिग जे, BIG J, बिग जे। B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी एंड J फॉर जापान। याद रखना। कंफ्यूजन हमको होगा साउथ अफ्रीका है या नहीं G4 में, तो नहीं है। बिग जे उसका निमोनिक है, BIG J। ओके, याद रखो। इसको अपोज एक ग्रुपिंग करता है, उसका नाम क्या है? कॉफी क्लब जिसको कहते हैं, क्लब, कॉफी क्लब, बराबर। या फिर उसका और एक नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ओके, उसमें इटाली है, पाकिस्तान है। ओके, फिर इसी तरीके से इंडिया जापान एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है मलबार एक्सरसाइज। फिर और हम क्वाड के मेंबर भी हैं चारों, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। क्वाड, इंडिया जापान मिलकर एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये क्या है? जैसा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा पाकिस्तान में जाके रोड बनाएंगे, इराक में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाएंगे, ऐसा। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन वगैरह देता है चाइना, अंदर भी आ रहा है। तो हम भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जापान के साथ मिलकर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में हम क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके लिए ये है। ठीक, अब आगे आ जाओ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, अभी हमने देखा क्वाड के मेंबर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया US जापान, दोनों भी क्वाड के मेंबर हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर दूसरी चीज और क्या है? मैप इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे इसका मैप तो नहीं है, पर मैप से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे जहन में, जैसा ग्रेट बैरियर रीफ, वो पता रहना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास है, कोरल रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ। एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी माउंटेन रेंज है। जैसा अपने पास वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, वैसा ही उनके पास जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं उसको। कुछ फेमस रिवर्स हैं, मरे रिवर, डार्लिंग रिवर, नाम है वहां के। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, मिनरल्स। ओके, तो वहां पे काल गुरली कुलगाड़ी सिटीज है, मिनरल्स, मिनरल सिटी कहते हैं इसको। मिनरल की वजह से वो वहां पे बसे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द रीजन। क्या होता है इसका मीनिंग? सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब कोविड-19 में क्या हो गया था? हाँ हाँ, बोलो। चाइना पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन में, और रीजनल सप्लाई चेन डेवलप करना चाहते हैं। बराबर बराबर, ठीक है। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है और इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्स करना है। ठीक है, ताकि एक कंट्री पे हमारे डिपेंडेंसी ना रहे, इसलिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव याद रखो। ठीक है, इसके बाद इंडिया UAE, एम ऑडिबल? हाँ, अब आ रही है आवाज। ओके, ठीक। इंडिया UAE रिलेशन हम देख रहे थे। ठीक है, इंडिया UAE दोनों ने मिलकर CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये FTA का एक कदम आगे रहता है। FTA रहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आएगा CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। CEPA के बाद आता है कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन के बाद पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, ऐसे स्टेजेस रहते हैं। कितना क्लोज तुम्हारा रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज है। इंडिया UAE कल भी हमने देखा था, UAE हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ओके, आफ्टर USA एंड चाइना। और इसी तरीके से यू वाली कंट्रीज के साथ हमारा जनरली ट्रेड सरप्लस रहता है, लाइक USA, UAE, UK। और क्या है फिर यहाँ पर इंडिया UAE के कंटेक्स में? हाँ, UAE के कंटेक्स में याद रखो, UAE जो रीजन में है, सऊदी के मतलब साइड में ही है, तो वहां पे ग्रुपिंग है पावरफुल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं। इसमें 6 कंट्रीज हैं। 6 कंट्रीज कौन से हैं? सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतार, UAE एंड ओमान। याद रखना। मनामा सिटी किसका कैपिटल है? पनामा का। मनामा सिटी कतार का कैपिटल मनामा है, याद रखो।
पनामा का पनामा सिटी वो अलग है, पनामा उधर गया ना अमेरिका में, पनामा क्या है। बहरीन की क्या है कैपिटल? सॉरी, कतार का दोहा है, बहरीन का है मनामा। दोहा अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले ना, ठीक है। कुवैत का कुवैत सिटी है। ओमान मस्कत, और ओमान में हम दुकम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सऊदी कैपिटल क्या है? रियाद, एंड रियाद इज द हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है। सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन हाँ। इधर ही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है, ये अपना अरेबियन सी से, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा सा नैरो पाथ है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन कंट्रीज है, मैं ये चीज बार बार बताता हूँ। गल्फ ऑफ हॉर्मुज मतलब गल्फ मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्या एक पॉइंट नहीं रहता है, ये क्या एक वाटर बॉडी है। तो अगर आपको कहा जाए इट इज इन बिटवीन ईरान एंड यूएई, सही है। और वो जो पेनिनसुला उसका जो टिप है ना, ओमान का पार्ट है। तो अगर ऐसा पूछा जाए इट इज इन बिटवीन ईरान एंड ओमान, तो तब भी सही होता है। ओके, ओमान इधर का कुछ टिप तो मैप में जूम करके देखोगे तो समझ में आएगा, वो भी मतलब ओमान का है, याद रखो। अब आ जाओ इंडिया आर्टिक पॉलिसी। इंडिया ने एक आर्टिक पॉलिसी लॉन्च किया है, आर्टिक में रिसर्च वगैरह प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जो पोलर रीजन में रिसर्च करते हैं हम लोग, या फिर डीप ओशन में रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। जो हम क्लाइमेट वाली है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह जो करती है, वो सारी चीजें इसमें ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके। और ये जो पोलर रिसर्च जो करता है, वो बॉडी का नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। ये है गोवा में, याद रखो। कल हमने एक बॉडी देखी थी इनक्वाइस, उसने कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया। इनक्वाइस कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद, ठीक है। फिर इंडिया के आर्टिक में रिसर्च स्टेशन है, जैसा हिमाद्री है, और एक लैब भी है इंडिया आर्क, याद रखना। इंडिया के अंटार्कटिका में भी रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती। मैत्री। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर यहाँ पर मैप है, मैपिंग को थोड़ा सा अच्छे से देखा करो। फिर आर्टिक से रिलेटेड आर्टिक काउंसिल हमको पता रहना चाहिए। आर्टिक काउंसिल ये बनी थी ओटावा डिक्लेरेशन 1996, और इसमें कितने मेंबर है? 8 मेंबर। न्यूमोनिक कर्ड प्लस फिन्स, कर्ड फिन्स, कनाडा, यूएसए, फिर रशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन, याद रखो। और इसमें जो यू है, यू इज फॉर यूएसए। और देखो यूके इज नॉट देयर, यूके उस सर्कल के बाहर आता है, आर्टिक सर्कल के बाहर आता है। आर्टिक सर्कल मतलब वो 66.5 वाली जो लाइन रहती है उसके ऊपर वाला रीजन, ठीक है। तो यूके बहुत नीचे है, याद रखना। यूके इज नॉट द मेंबर। इज इंडिया मेंबर ऑफ आर्टिक काउंसिल? इंडिया हैज No, sir. Observer. ठीक है। इज इंडिया मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? No, उसका sir. भी नहीं है, लेकिन उसने इंडिया को इनवाइट किया है ज्वाइन होने के लिए। ओके, याद रखो। अब उसके बाद बीमस्टेक के बारे में आर्टिकल है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बना था 1997 में। इसका भी जो डिक्लेरेशन का नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कौन से कंट्री में है? थाईलैंड। ओके, तो इसके मेंबर्स याद रखो। बीमस्टेक, BBIN MST, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। MST मतलब म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के साइड के कंट्री आएंगे ना, तो थाईलैंड बे ऑफ बंगाल को टच करता है, तुम्हारा म्यांमार है तो वो साइड के कंट्री आएंगे। और क्या है इसमें खास? बीमस्टेक मैप वगैरह तो हमने देख ली है सारी चीजें। बीमस्टेक में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट इनविसेजेस कनेक्टिंग कोलकाता टू सितवे पोर्ट म्यांमार में, एंड देन मिजोरम बाय रिवर एंड रोड। अब मैप देखो, समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज पे मैप अटैच किया हुआ है, देखो। इंडिया को अगर मिजोरम जाना रहा ना, अभी फिलहाल कैसे जाते हैं मिजोरम? वेस्ट बंगाल से जाएंगे आसाम, आसाम से जाएंगे मिजोरम, लेकिन बहुत घूम के जाना रहता है, 1 से 2 दिन लग जाएंगे तुमको। लेकिन अगर हम वही चीज, बांग्लादेश से अभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हमको, वो ट्रांजिट एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ। तो दूसरा और एक रूट है हमारे पास, मतलब कोलकाता से शिप से जाएंगे सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट से मतलब रोड से वहां पे कलादान रिवर है, कलादान रिवर से जाएंगे
वो मिजोरम के बॉर्डर पे, फिर मिजोरम के बॉर्डर पे हाईवे से जाएंगे वो एजवाल, जो मिजोरम की कैपिटल। तो इसको कहते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। याद रखो, लोकेशन पूछेंगे या फिर बोलेंगे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया म्यांमार, याद रखें। फिर इसके इसी के साथ और एक इनिशिएटिव है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, BBIN MEVA कहते हैं इसको, ठीक है। उसका जो 2.8 है ना, उसके ऊपर ही है। तो वहां ही देखते हैं हम। अब देखो ये हम क्या करने वाले थे, जो BBIN में इसका मेन पर्पज है, यहाँ पे देखो, विथ भूटान कंटिन्यूइंग टू सेट आउट अदर 3 कंट्रीज आर डिस्कसिंग स्टेप्स इन ऑपरेशनलाइजिंग एग्रीमेंट फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड पीपल बिटवीन देम। ओके, वैसे भी हमारा भूटान और नेपाल के साथ तो ओपन बॉर्डर एग्रीमेंट ही है। ओके, अब लेकिन इश्यू क्या हो रहा है, भूटान की पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि भूटान का कहना क्या है, व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, गुड्स के, ट्रांसपोर्ट के, पीपल के, इससे वहां के इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं है। तो वहां की पार्लियामेंट ने इसको सैंक्शन नहीं दिया। तो फिर ये बाकी के बांग्लादेश भूटान इंडिया ये तीनों बोल रहे हैं ठीक है, बांग्लादेश को रहने दो, अपन तीनों आगे बढ़ते। ऐसे ही चल रहा है। पर अभी ये इफेक्ट अभी फिलहाल अभी पेंडिंग में ये प्रोजेक्ट। ओके, तो BBIN प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा उसका रोड। एक मैत्री डैम है, वो कौन से 2 कंट्री के बीच में मैत्री डैम? बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। हाँ, इंडिया बांग्लादेश। कल हमारे परसों जो एग्जाम था ASR में, उससे पूछा गया था, मैत्री प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज बिल्ट ऑन द रिवर। रिवर में ब्रह्मपुत्रा, तिस्ता, फेनी और एक कोई तो भी थी। तो बोलो इसमें से कौन सा है? फेनी क्या? फेनी बागर है तो खुलना चेक करता हूँ। नहीं बराबर है फेनी मैं फेनी सही। फेनी फेनी मैं भी मार्क किया था। जी जी वही ठीक है, सही मैं है। भी फेनी क्या है सही है क्या? ओके, गुड गुड गुड। चलो, सही है तो फेनी। फेनी रिवर याद रखना। फेनी है जी। हाँ, तो फेनी रिवर है, उसके ऊपर बनाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ, चलो। कोविड-19 वैक्सीन एंड IPVR कुछ खास है सर? हाँ, एम आई ऑडिबल? एम आई यस सर, ऑडिबल? यस सर। ओके, चलो 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 रिस्टार्ट करते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। तो देखो 2.10.2 वो पीछे वाले छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, हमने स्किप किए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। OIC Sir, you are not audible. हाँ, ऑडिबल आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं अब दिख आ रहा है? रही है। आ रही है ना? ठीक है ठीक है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? No, sir. स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. No. Yes, sir, it is visible. हाँ, तो जिनको नहीं दिखाई दे रही है वो बस मतलब थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो, लॉग लीव क्लास करके फिर से ज्वाइन कर सकते, दिखाई देगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं दिखाई दे रहा तो बताना। ठीक है, हाँ। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। 57 मेंबर्स है। 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखो, एक कॉमनवेल्थ है, दूसरा अफ्रीकन यूनियन, तीसरा OIC। कॉमनवेल्थ में 53 है, याद रखो, मतलब याद करने के लिए बोलो। कॉमनवेल्थ में 53, तो इसमें 2 ऐड करे तो 55, वो अफ्रीकन यूनियन में, और 2 ऐड कर दिए तो 57। तो वो कितने हो गए? 57 इसमें है, OIC में। एक चीज ये हो गई। लेकिन कॉमनवेल्थ में अभी रिसेंटली एक और मेंबर ऐड हो गया, तो कॉमनवेल्थ में 54 है। ओके, ठीक है, ये चीज है। फिर इसी तरीके से का जो हेडक्वार्टर है OIC का जेद्दा में है, सऊदी अरब। अभी हमने GCC का हेडक्वार्टर देखा था, वो रियाद में है। और इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये कुछ बॉडीज हैं जो न्यूज में रहते हैं। ऐसे ओपेक रहती है, ओपेक में 13 मेंबर्स हैं, 13। और ओपेक का हेडक्वार्टर है
नॉट इन रियाद, इन वियन्ना, ऑस्ट्रिया में वियन्ना है। ठीक है, इसको बगदाद ग्रुप भी बोलते हैं, बगदाद पैक्ट से बनी थी, बगदाद ग्रुप की। ओके, ठीक है। अभी आगे 2.10.3 FATF। किसी का शायद अनम्यूट है, म्यूट कर दो। Mau jelasin kembali. ठीक है, अब आगे आ जाओ। FATF फाइनेंशियल एक्शन टैक्स टास्क फोर्स, ये क्या करता है? टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों को कर्ब करने का काम FATF का है। ये बनाया गया था 1989 में, FATF 1989। और ये क्या करे, 37 मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है। 2 टाइप की लिस्ट ये पब्लिश करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। देखो दोनों में डिफरेंस है। ग्रे लिस्ट में क्या करेगा, उनके ऊपर ज्यादा नजर रखता है, इंक्रीज मॉनिटरिंग। और ब्लैक लिस्ट में क्या करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेगा। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। याद रखो, और भी रहेंगे कंट्रीज, लेकिन 3 याद रखना, ठीक है। बुखारेस्ट 9, ये ग्रुपिंग है। B9 इज अ ग्रुप ऑफ 9 नाइटो कंट्रीज in the Eastern Europe that become part of US-led military alliance after end of Cold War। अभी हमने देखा ना 1997 के बाद बहुत सारे कंट्रीज नाटो का मेंबर बने, तो वो बुखारेस्ट 9 बोलते हैं उनको, ठीक है। बुखारेस्ट ये कैपिटल शायद रोमानिया की कैपिटल है, ओके। और इसी तरह से ब्लैक सी न्यूज में है, मैप देखो, ब्लैक सी, यहां पर एक स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट। इट इज इन बिटवीन सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी, या फिर क्रीमिया और रशिया दोनों के बीच में, ऐसा बोल सकते हैं आप, ओके। हर चीज यहाँ पे याद रखना, ब्लैक सी की सैलिनिटी ज्यादा है या मेडिटेरियन की ज्यादा है? किसकी ज्यादा है सैलिनिटी? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन इज द राइट आंसर। क्यों? ब्लैक सी तो लैंडलॉक है, सैलिनिटी ज्यादा रहना चाहिए। रिवर्स भी बहुत, कई सारे रिवर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, ब्लैक सी में आके मर्ज हो रहे हैं। रिवर्स मतलब फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, तो ये रीजन है। तो मेडिटेरियन की सैलिनिटी ज्यादा है ब्लैक सी। सेम इसी तरीके से नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज्यादा है बाल्टिक से। बाल्टिक में बहुत सारे रिवर्स आके मर्ज होते हैं। और नॉर्थ सी में क्या हो रहा है, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो वार्म है, वार्म करंट, वो आके मिक्स होता है, तो उससे सैलिनिटी भी ज्यादा रहती है। और यही रीजन है सेम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का। अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है, बे ऑफ बंगाल की कम है। क्यों? बे ऑफ बंगाल दो इट इज मोर लैंडलॉक, फ्रेश वाटर इनकमिंग बहुत ज्यादा है, ओके। तो याद रखो ये तीनों, ये जो 6 बॉडीज हैं, सिर्फ ये 6 बॉडीज के लिए जो वेस्ट वाला है उसकी सैलिनिटी ज्यादा है। सिर्फ ये 6 बॉडी के कंटेक्स में, जनरल रूल नहीं है, लेकिन ये 6 बॉडी के कंटेक्स में, वाटर बॉडी, ठीक है। चलो जी मुजम्मिल भाई, हाँ 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 जी बोलिए। सर ये स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलीज, बॉस्फोरस, इनको जो वाटर बॉडीज कनेक्ट करती है, याद रखने की कुछ अगर ट्रिक हो तो आप बता सकते हो? ब्लैक सी, ये मेडिटेरियन सी, सी ऑफ एजो। देखो बॉस्फोरस और डार्डेनल एक याद रखो दोनों में से, तो याद कैसा रख सकते हैं? ब्लैक के पास रहेगा बॉस्फोरस, बी से याद रखो, ब्लैक के पास जो करीब में है बॉस्फोरस, ओके। बॉस्फोरस के बाद आता है सी ऑफ मरमारा, और सी ऑफ मरमारा के बाद आएगा डार्डेनल, ओके। डार्डेनल और बॉस्फोरस ये एक याद रखो, दूसरा याद रहेगा। डार्डेनल कनेक्ट करेगा एजियन सी को सी ऑफ मरमारा, ओके। तो मुझको बताओ, इस्तांबुल सिटी इज लोकेटेड ऑन विच स्ट्रेट? इस्तांबुल कहां पे है? स्टेट ऑफ बॉस्फोरस पे इस्तांबुल, याद रखना। उसका ही पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है। चलो, बैंक रिकैपिटलाइजेशन, ये क्या रहता है? बैंक रिकैपिटलाइजेशन मतलब बैंक के अंदर इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इन द स्टेट रन बैंक्स सो दैट दे मीट द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। बैंक में क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ताकि क्या हो, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, स्ट्रेंथ उसकी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब अभी का एनपीए क्राइसिस वगैरह बहुत बढ़ रहा है, तो वो कंटेक्स्ट में ये चीज जरूरी थी, ओके। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। फिर इसी तरीके से कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो ये क्या रहता है, या फिर इसका दूसरा नाम है कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट,
इज द रेशियो ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट। मतलब आपके पास कैपिटल कितना है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी है, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। मतलब ऐसा लोन जो रिस्की लोन है, जो नहीं आने के चांसेस वापस आने के कम है, तो ये रेशियो ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। कैपिटल ज्यादा चाहिए ना, और रिस्क वाला असेट कम चाहिए, तो रेशियो ज्यादा चाहिए हमको। ठीक है, तो बेसल नॉर्म जो रहते हैं यही बताते हैं। बेसल नॉर्म में मतलब बोलेंगे कि इतना इतना अमाउंट परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रहना चाहिए। तो अभी बेसल 3 है, अपने इंडिया में बेसल 2 ही है, 3 अभी लागू करने की बात चल रही है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो बेसल 3 के हिसाब से कुछ 11% कुछ तो भी है, 9% है, और 2.5 वो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ऐसा कुछ एक टर्म आती है, दोनों मिलके 11.5। तो CAR जो है वो 9% कुछ है। ठीक है, याद रखो इसको बेसल 3 के हिसाब से। तो ये चीजें थी यहाँ पर, मैं बस की कंसेप्ट बता रहा हूं। बाकी इसमें टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल है, ये चीज वहां पे डिफाइन की हुई है, वो थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लेना। ओके, अब आगे आ जाओ। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो मतलब अलग अलग कंपनियों को वगैरह मतलब फंडिंग करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने अभी एक बैंक बनाई है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। इसका काम क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फंड मिलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा 10 साल 15 साल के लिए, क्योंकि रोड बना रहे, एयरपोर्ट बना रहे, 10 साल 15 साल बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये चलता है। तो उनको उतना पैसा, अभी मार्केट में NPA क्राइसिस हो रहा है, क्रेडिट क्रंच है, तो फिर गवर्नमेंट ने खुद अपनी बैंक बनाई और इसके जरिए वो लोन देगा। ओके, तो ये देखो, इसका जो रेगुलेशन है वो RBI करता है, RBI विल रेगुलेटेड। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया रहते हैं उनको रेगुलेट RBI कहता है। और अभी तक ऐसे 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी। याद रखना, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB। NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, और सिडबी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है बैंक्स वगैरह कब बने, इनके थोड़े ईयर्स या फिर 5 ईयर प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक ब्रीफली बता देता हूं शॉर्ट में। जैसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें आया आपका ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा कुछ है ICICI फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान में आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ 5 ईयर प्लान में आता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर उसका फिफ्थ 5 ईयर प्लान आएगा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आता है RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, फिर इसके बाद आएगा 6th 5 ईयर प्लान। ओके, 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड आएगा, 1982 नाबार्ड आता है। फिर इसके बाद आएगा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में ये आएगा नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। ओके, और इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी भी 1990 में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, रिफॉर्म से पहले 7 प्लान हुए हमारे पास, 7 5 ईयर प्लान हुए हैं, मतलब 1990 से पहले टोटल 12 5 ईयर प्लान हो गए। फिर 1991 और 1992 में 2 साल प्लान थे ही नहीं। फिर 1992 से आपका अपना 8 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, तो 1992 में सेबी बनता है। ओके, फिर उसके बाद के बॉडीज वगैरह तो हमको पता रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफली चीजें हैं, इतने पता रहना हमको, ईयर कब बना क्या बना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज का फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें क्या कर रहे हैं, पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब पोर्ट जहां पे, वहां पे ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है, सिंपल। तो ऐसे इंडिया के 2 स्कीम है सिमिलर, भारतमाला एक है और पर्वतमाला। भारतमाला और ये सागरमाला। भारतमाला में क्या करेंगे, रोड्स बनाएंगे। एक याद रखना, भारतमाला में का कंपोनेंट ये भी, एक कंपोनेंट ये भी है कि कोस्टल रोड बनाना है।
तो मतलब ऐसा मत समझो कि वो सागरमाला में आएगा, भारतमाला में भी है। और सागरमाला तो खास पोर्टलेट के लिए ही है। ठीक है, कल हमने एक देखा था पर्वतमाला, रोपवेज बनाने के लिए, रोपवेज। ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट, ये कई बार हम पढ़ते हैं, क्या करना है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऑप्टिकल केबल्स वाईफाई कनेक्टिविटी कराना है सब जगह पे, अराउंड 2.6 लाख ग्राम पंचायत में। ओके। और इसको जो फंड होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ, ये फंड रहता है। इसमें कहां से पैसा आएगा, जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें कुछ कंपोनेंट इधर जाता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। या फिर वो टेलीकॉम कंपनीज पे जो स्पेक्ट्रम चार्ज वगैरह लगाते हैं, उसमें से कुछ पैसा इधर जाता है। ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर का केबल है। आपने केबल की वायर वगैरह देखी होंगी ऑप्टिकल फाइबर की, तो जो अंदर वाला पार्ट रहता है उसको कोर कहते हैं, और बाहर वाला पार्ट रहता है क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म आती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है, रिफ्रैक्शन वगैरह। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा रहता है देन क्लैडिंग। जिसका इंडेक्स ज्यादा है मतलब वो डेंसर रहता है, तो कोर ज्यादा डेंसर है क्लैडिंग से। और जब डेंसर से रेयर जा रही है और एक पर्टिकुलर एंगल पे तुम लाइट वेव्स भेजते हो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब वो कोर के बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर से लाइट रेज चले जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टर्म याद रखो, भले कंसेप्ट ना समझ में आए, टर्म थोड़ा सा पता रहना चाहिए। लिथियम सप्लाई। ओके। लिथियम ये काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है। ओके। इसका यूज काय में होता है, मोबाइल की जो बैटरी है, आप कवर निकालो, पीछे लिखा हुआ रहेगा लिथियम आयन बैटरी। बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रमोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी जो बैटरी है इससे बना रहे हैं लिथियम आयन, क्योंकि ये फास्ट रिचार्ज कर सकते हैं और स्टोर करने के लिए वगैरह भी आसान है। ठीक है। अब इसके जो डिपॉजिट हैं इंडिया में कम है, इंडिया में नहीं है, स्टेटमेंट गलत होगा। इंडिया में है लेकिन बहुत कम है। अभी एक जगह मिला है, कर्नाटक मंड्या डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये चीज समझ लो। फिर इसके लिए जो 3 कंट्री बहुत फेमस हैं लिथियम प्रोडक्शन के लिए, उसको कहते हैं एबीसी कंट्री या फिर लिथियम ट्रायंगल, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। याद रखो, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ठीक। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये 3 कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, याद रखना। साउथ अमेरिका, बोलीविया जो है ये लैंडलॉक है, कल ही हमने देखा था ना, बोलीविया इज लैंडलॉक। चलो, एमएसएमई कुछ खास तो नहीं है। हाँ, एमएसएमई के कंटेक्स्ट में याद रखो, एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, जो छोटे बिजनेसेस रहते हैं उसका एमएसएमई में हम लिखते हैं। ऊपर जो बॉक्स है वो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो इंडस्ट्री किसको कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, मीडियम किसको कहेंगे। सपोज क्या किया मैंने, एक साइकिल साइकिल रिपेयरिंग का शॉप चालू किया और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, अच्छा 1 करोड़ तो नहीं रहता है साइकिल में, तो बहुत कम आएगा। ठीक है, साइकिल बेचने का दुकान में चालू किया, समझो साइकिल का शॉप ऐसा बोल। ठीक है, और मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, तो उसको कहेंगे माइक्रो। अगर मैं वही शॉप अगर मेरा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए तो स्मॉल में आएगा, और ये 10 का अगर 50 करोड़ हो जाए इन्वेस्टमेंट तो वो मीडियम में आएगा। इससे बड़े वाले लार्ज इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बेस पे रहता है और एक टर्नओवर बेस्ड। तो इन्वेस्टमेंट वाला याद रखो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो टर्नओवर वाला आएगा 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, 250। अच्छा, 5 दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, वो 5-10 चल जाएंगे। मैच द पेयर्स में एक भी पता रहे तो अपने को आंसर आ जाते हैं। ठीक है, और ये उमेश सिन्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, याद रखो। एमएससी की कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हमको पता है 49% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट एमएसएमई देता है। अगर मैं ए स्टेटमेंट कहूं, टेक्सटाइल सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, तो सही है गलत है?
दोनों एक साथ कैसा पॉसिबल है? क्योंकि देखो टेक्सटाइल एमएसएमई में भी रह सकता है, लार्ज में भी रह सकता है, लेकिन एम्प्लॉय तो कर रहे हैं बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉय है, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह। तो टेक्सटाइल की कंटेक्स्ट में पूछा गया तो वो भी सही है। एमएसएमई में बहुत सारे रहेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो भी सेकंड लार्जेस्ट ही है और टेक्सटाइल भी सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक, दोनों भी याद रखो। एमएसएमई समाधान, चलो ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं। एमएसए के ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसको कहते हैं चैंपियन पोर्टल। ओके, ठीक है। अब आगे आ जाओ। डिजिटल टूरिज्म मिशन, ऐसे मतलब आर्टिकल्स आए ना, बस नाम से ही समझ में आ रहा है डिजिटल टूरिज्म, सब ऑनलाइन होटल बुकिंग वगैरह, घूमना वगैरह वो सब रहेगा, कुछ हमारे काम का नहीं रहता इसमें। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 3.8.1 नीति आयोग ने एक इंडेक्स लॉन्च किया, मतलब सेकंड रिपोर्ट दिया है उसका, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ओके, सेकंड एडिशन था। तो इसमें मतलब स्टेट की रैंकिंग लगाई जाती है, एक्सपोर्ट में कौन सबसे आगे है। तो टॉप स्टेट है गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये पूरी के पूरी कोस्टल स्टेट है, वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, ये इमर्ज है क्या सबमर्ज है? सबमर्ज है। वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज है, और ईस्टर्न वाली ई से याद रखो, ई फॉर इमर्ज, ईस्टर्न इमर्ज है। और पोर्ट बनाने के लिए सबमर्ज अच्छी रहती है। ठीक, इंडिया क्या कर रहा है अभी, इलेक्ट्रिसिटी की जो मीटर्स है ना, उनको रिप्लेस कर रहा है, जो ट्रेडिशनल मीटर को रिप्लेस कर रहा है स्मार्ट मीटर से। ये स्मार्ट मीटर वगैरह ऐसे वर्ड्स आंसर्स में यूज करना है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना है, आपको सेविंग करना है। तो स्मार्ट मीटर क्या कहते हैं? एडवांस एनर्जी मीटर दैट प्रोवाइड ट्रैकिंग ऑफ यूटिलिटी एनर्जी कंजम्पशन दैट अकर्स ऑन द सिस्टम और आउटलेट। जैसा अपना मोबाइल है, मोबाइल पे हम क्या करते हैं, पावर सेविंग मोड वगैरह सब रहता है ना, तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब अपना जितना कंजम्पशन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद। हमको कम करना है, ज्यादा करना है, कितना करना है, वो यूजर को भी मतलब एक्सेस रहेगा। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाएंगे। नीचे एक फोटो ऐड की गई है, देखो। अभी एग्जिस्टिंग के मीटर्स कौन से रहते हैं और बाजू में वो स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर वही स्मार्ट से याद रखो, स्मार्टफोन जैसा है, उसमें मतलब स्मार्ट वैसे फैसिलिटीज रहेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तापी पार नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, 3 रिवर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तापी पार नर्मदा, ये है महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे। नर्मदा रिवर, तापी पार नर्मदा। नर्मदा कहां पे ओरिजिन हो रही है? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू इज एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज, डेंड्रेटिक ट्रेलाइज, रेडियल है, सही है। दूसरे और रिवर्स को बराबर, दूसरे और रिवर्स कौन से ओरिजिन होती है वहां से, अमरकंटक से? सोन। सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, यमुना। सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा। याद रखो, सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ये चीज है। फिर रेडियल ड्रेनेज, चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया। और चलो कोई बात नहीं। नर्मदा फ्लोज टू रिफ्ट वैली, और ये रिफ्ट वैली है बिटवीन विंध्या और सातपुड़ा। ओके, याद रखना। चलो, डिफेंस इंडिजनाइजेशन। डिफेंस इंडिजनाइजेशन मतलब, अब जैसा हम बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं वेपन्स, तो बाहर से मत प्रोक्योर करो, खुद बनाओ। S-400 रशिया से ले रहे हैं, अब रशिया फ्री में थोड़ी दे रहा है, बहुत सारे पैसे लेंगे वो अपने से। और हमारे मतलब दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं, पावर्टी है। ओके, तो इंडिया अगर खुद बनाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखो। कल ही हमने देखा था, इंडिया जो ब्रह्मोस हमने बनाए वो हम बेच रहे हैं एक कंट्री को। किसको बेच रहे हैं? फिलीपींस। ठीक है, ये चीज थी हमको। अब आगे आ जाओ। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस न्यूज में है। स्लिनेक्स, इंडिया श्रीलंका, और एक है लैमिटे, इंडिया सिचेल्स। इन्वायरमेंट, आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। देखो, ये रिपोर्ट बिना पढ़ के भी तुम सब बातें बोल सकते हो, जनरल वही चीजें रहेंगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये बोलेंगे। फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, आगे वे फॉरवर्ड देंगे। ठीक, तो ये पता है हमको।
बस आईपीसीसी का स्टैटिक थोड़ा पता रहना। आईपीसीसी बना कब? 1988, और दो बॉडी मिलके बनाए थे, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आईपीसीसी बस रिपोर्ट बनाने का काम करता है, ये खुद रिसर्च नहीं करता। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 5.2 नेशनल डॉल्फिन डे। October 5 will be celebrated as नेशनल डॉल्फिन डे। ओके, डॉल्फिन के बारे में स्टैटिक पार्ट। डॉल्फिन जो आईयूसीएन लिस्ट में है, इंडेंजर्ड है। अब वो क्या बोलेगा? डॉल्फिन नहीं देगा, इराउडी डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड। तो ऐसे ही है, डॉल्फिन के जितने भी टाइप्स हैं, इराउडी, गंगेटिक डॉल्फिन, अरेबियन सी हम्पबैक डॉल्फिन, ये पूरे इंडेंजर्ड ही है। दूसरा एक ये कर सकता है वो, इराउडी डॉल्फिन। अब इराउडी म्यांमार की रिवर है, तो वहां से उठाएंगे, इराउडी डॉल्फिन इज फाउंड इन और सतलज रिवर, ऐसा बोलें। तो वैसा नहीं, सतलज में ज्यादा क्या, गंगेटिक डॉल्फिन मिल सकता है। इराउडी इधर से इधर कैसा आएगा, मतलब तो ऐसा ये स्विच भी करता है। एक स्पेशल इधर की उठा के बोलेगा यहाँ पे मिलती है। जैसा अपना एक मलबार सिवेट है, कैट है जो मलबार में मिलती है, उसको बोलेंगे मलबार सिवेट इज इंडेमिक टू हिमालय। तो ये रॉन्ग रहता है, थोड़ा सा उस पर देखना, मतलब क्या पूछ रहा है। हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किए हैं। इसी तरीके से विक्रमशिला सेंचुरी हम बना रहे हैं डॉल्फिन के लिए, भागलपुर इन बिहार। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी है, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन हमारा। डॉल्फिन को आंखें रहती है क्या? दे डू नॉट हैव। फिर कैसा वो नेविगेशन करते हैं? सेंसर, साउंड, उसको सोनार टेक्निक बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अच्छा, गंगेटिक डॉल्फिन, अच्छा गंगेटिक डॉल्फिन को आइज नहीं रहते, बाकी अदर्स को है। गंगेटिक डॉल्फिन याद रखना, उसको सुसु नाम है उसका। और इसी तरीके से जो हम गंगा, जो है ना गंगा रिवर, एज ए जलमार्ग विकास, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल वाटर वे वन बोल के डेवलप करे, इलाहाबाद टू हल्दिया। लेकिन वहां पे ये है और इनको तो दिखाई नहीं देता है। तो इससे क्या होगा, उनका एक इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको मत बनाओ, ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आगे आ जाओ, फ्रंटियर रिपोर्ट कुछ खास नहीं। मिनामाटा कन्वेंशन, ये मर्क्यूरी पोल्यूशन के लिए है। ठीक है, जापान में इस 2013 में आया था जापान में, एंड इट इज लीगली बाइंडिंग। इंडिया इज सिग्नेटरी एज वेल एज रेटिफाइड। सिग्निफ साइन भी किया इंडिया ने वहां पे जाके, और बाद में पार्लियामेंट ने पास भी किया। पार्लियामेंट जब पास कराता है उसको रेटिफाई बोलते हैं, और जब इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके वो बस अटेंड करेगा, साइन करेगा, उसको साइनिंग बोलते हैं। रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और देखो नेक्स्ट पेज में ये बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, तो काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली बाइंडिंग है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ओके, जनरली याद रखो कि मतलब जैसा प्रोटोकॉल्स रहते हैं, प्रोटोकॉल बाइंडिंग रहते हैं। ओके, और कन्वेंशन क्या रहते हैं? नॉन बाइंडिंग रहते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज। जैसा फॉर एग्जांपल वियना कन्वेंशन है ओजोन के लिए, 85 में आया था, वो क्या है, नॉन बाइंडिंग है। लेकिन वियना कन्वेंशन के फॉलोअप में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाइंडिंग है। ऐसा यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, 1992, नॉन लीगली बाइंडिंग। लेकिन इसके फॉलोअप में क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग। ऐसा फिर दूसरी चीजें हैं जैसा पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में देखो ऐसा क्लियरली दिया हुआ नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं पेरिस एग्रीमेंट, नो लीगली बाइंडिंग टारगेट बट ऑब्लिगेशन टू रेगुलरली सेट नेशनल टारगेट। जो हम आईएनडीसी सेट करते हैं ना, वो सेट करना बाइंडिंग है, लेकिन वो कितना सेट करना वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब टारगेट बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सेट करना बाइंडिंग है। ऐसा, तो ये चीज है पेरिस एग्रीमेंट। अभी फिलहाल पेरिस एग्रीमेंट ही चल रहा है ना, क्योटो तो खत्म हो गया, अब पेरिस चल रहा है, ये याद रखना। किगाली बाइंडिंग आएगा, क्योंकि किगाली इसका फॉलोअप है क्योटो का। क्योटो भी बोल रहा हूँ, मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड है ना। ठीक है, अब आगे देखो, ये पीटलैंड के ऊपर आर्टिकल है।
पीटलैंड मतलब ये वेटलैंड्स रहते हैं, वेटलैंड्स। और वेटलैंड की जमीन याद रखना, ये कार्बन स्टोर करती है, कार्बन स्टोर की कैपेसिटी की बहुत ज्यादा रहती है। तो पीटलैंड इतना कार्बन स्टोर करता है कि मतलब ट्वाइस एज मच एज कार्बन एज ऑल वाइल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से भी ज्यादा कार्बन पीटलैंड स्टोर करते हैं। ओके, तो ऐसे पीटलैंड कहाँ पे हो, ग्रीन कलर का रीजन देखो, कनाडा में बहुत ज्यादा है, रशिया में भी बहुत है, फिर सेंट्रल अफ्रीका, इंडोनेशिया यहाँ पर है। और पीटलैंड का क्या हो रहा है अभी, वही डिग्रेडेशन हो रहा है, वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे पीटलैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, पीटलैंड डिस्ट्रॉय हो गए तो कार्बन इमिट होगा, फिर आगे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे, पोल्यूशन होगा। तो इसको प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए हमने इनिशिएटिव लाए, ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव। ओके, नाम याद रखो। कैरिंग कैपेसिटी, ये भी टर्म काफी बार आती है, कैरिंग कैपेसिटी। तो मतलब एक एक कैपेसिटी, जैसा सपोज अपने लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में एक 30 बच्चे बैठ सकते हैं, 30 के बजाय अगर आप उसको 50 बढ़ा दिए तो इसकी कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएंगी। ओके, तो ऐसा ही नेचर का भी रहता है, नेचर की भी एक रीजनरेशन कैपेसिटी है, कितना आप उसके रिसोर्स कंज्यूम कर सकते हैं और कितना वो रीजनरेट कर सकता है वो टाइम में, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। एक क्या कहते हैं उसको, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन, सेलिब्रेट मतलब वो डेजिग्नेट रहता है, हर साल रहता है कि मतलब जिस दिन वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है, अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं उसको, ओवरशूट डे याद रखना। मतलब तब तक उस साल जितने हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो और अर्थ कितना रिजनरेट कर सक रहा है। ओके, तो अभी कुछ अगस्त या जून में कुछ आ रहा है। ओके, मतलब हम कुछ 4 महीने का एक्सेस कंज्यूम कर रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अर्थ के। एक सॉफ्टवेयर है सिम्बा, सॉफ्टवेयर विथ इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लॉइन। बस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखो, सिम्बा। सिम्बा के किस लिए यूज होता है, तो लॉइन का सेंसस के लिए, एशियाटिक लॉइन। ऐसा ही टाइगर है, टाइगर के मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी लाइक कैटरैक्ट, कैटरैक्ट है, और एक एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप और कैटरैक्ट, दो याद रखना टाइगर को ये करने के लिए। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल, फिर से न्यूज में। ऑलिव रिडले टर्टल क्या करते हैं, ओडिशा की जो कोस्ट है वहां पे आके नेस्टिंग करते हैं, नेस्टलिंग करते हैं, एग लेइंग करते हैं। तो मुझको बताओ, ऑलिव रिडले टर्टल आर ओवी पैरस और वीवी पैरस? ओवी पैरस। ओवी पैरस, ओके, ओवी पैरस है। ठीक है, ओवी पैरस जो एग ले करते हैं उनको ओवी पैरस, और जो लाइव ऑक्सिंग को बर्थ देते हैं वो वीवी पैरस। रैट्स आर वीवी पैरस, स्नेक ओवी पैरस। कुछ ओवी है, कुछ ये है ओवी, और कुछ वीवी। ठीक है, ठीक। इसके बाद ये जो उड़ीसा की कोस्ट है, ऋषिकुल्य, गहिर माता बीच वगैरह, ये ऑलिव रिडेड टर्टल के लिए, नेस्टिंग के लिए फेमस है। और ये जो ऑलिव रिडेड टर्टल आते हैं, रात में आएंगे, फिर वो एग ले करते हैं नेस्ट में और चले जाते हैं सुबह में। सर, उनका ये जो जर्नी है उसको vulnerable एरीबाडा कहते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। vulnerable। ऑलिव रिडले टर्टल, और एक टर्टल है फेमस जो इंडिया में मिलता है, लीदरबैक टर्टल। लीदरबैक टर्टल भी वल्नरेबल है। ओके, ठीक है। ये मेघदातु डैम भी काफी न्यूज में है, इसको कावेरी रिवर पे बनाया जा रहा है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। इसका पर्पस है टू सप्लाई वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू बेंगलुरु। बेंगलुरु वाटर स्कार सिटी है। ओके, कावेरी रिवर, अब इस पे डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि कावेरी पहले झगड़ा चल रहा है तमिलनाडु, केरला और इसके बीच में, कर्नाटका के बीच में। अब कर्नाटका डैम बनाएगा तो पानी कम हो जाएगा नीचे लोअर रिपेरियन स्टेट को, तो इसके लिए तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन उठाया। अब कावेरी रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरीज, दो चार ट्रिब्यूटरीज के नाम, अमरावती, काबिनी और शिमसा वगैरह से, शिमसा नहीं शायद, अमरावती, काबिनी और 2-3 रिवर्स हैं। एक चीज ये हो गई। फिर इसी तरीके से कावेरी पे जो फेमस डैम है, कावेरी पे जो डैम है, जैसा फॉर एग्जांपल शिव समुद्रम, एक डैम है, शिव समुद्रम फॉल है, तो वहां पे ही आता है। और भी दूसरे हैं, ये कौन सा,
एनीकट। और एक फेमस है, एक मेत्तूर डैम। मेत्तूर डैम भी वहां पे है। मेत्तूर डैम इज ऑन कावेरी रिवर। ठीक। अब आगे आ जाओ। केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी, अब जब सोशल इश्यूज में हम जब ऐसे पढ़ते हैं ना आर्टिकल्स, तो बस वो टर्म्स किससे रिलेटेड है मीनिंग देखा करो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। केयर इकोनॉमी मतलब क्या? जो वल्नरेबल पॉपुलेशन रहती है, वीकर सेक्शन जो रहती है, जैसे, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी मतलब ऐसा सेक्टर, it consists of activities and relations involved in meeting the physical, psychological, and emotional needs of adult, children, old and young, frail and able body। जैसा बूढ़े लोगों के लिए ऑर्फनेजेस की जरूरत है, ओके, बीमारों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, बच्चों के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो इन सारी चीजों के जो जो रहती है इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें, उसको केयर इकोनॉमी कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर रिपोर्ट आया है, वो पब्लिश किया आईएलओ। आईएलओ का स्टैटिक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आईएलओ बना 1919 में, ओके, अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ओके, ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 टाइप के लोग रहते हैं इसमें, एक एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉई, और तीसरा गवर्नमेंट। ओके, फिर कन्वेंशन, आईएलओ के 8 कोर कन्वेंशन है। उसमें से इंडिया ने कितने साइन किया? 6 साइन किया, 2 हमने साइन नहीं किए। जो 2 नहीं साइन किए वो किससे रिलेटेड है? नहीं, चाइल्ड लेबर का तो हमने साइन किया। एक है वो ऑर्गेनाइज मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, राइट टू ऑर्गेनाइज, एसोसिएट वगैरह ऐसा कुछ है वो, ठीक है, तो वो हमने साइन नहीं किया है। चाइल्ड लेबर वाले पूछा गया था 138 और 182, ये 2 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, तो उसको हमने साइन किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ 6.3 पे, वुमन रिजर्वेशन बिल। It has been 25 years since the bill was first introduced in parliament but could not be passed despite numerous attempts। इंडिया में अभी फिलहाल there are no reservation for women for contesting election in assembly as well as लोक सभा। ओके, लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन आपको देना है, लेकिन असेंबली लेवल पे और लोकसभा पार्लियामेंट लेवल पे रिजर्वेशन नहीं है। अभी फिलहाल कितने एमपीज हैं वुमेन एमपीज? अराउंड 78 है। 78 होता है 14%, और वुमेन का पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन है अराउंड 50%, आधे रहते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है। असेंबली में भी कम रहता है, ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा न्यूज में था। तो वुमेन को रिजर्वेशन के देने के लिए बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2010। इसको 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, लेकिन ये पास नहीं हो सका। ओके, कंसेंसस नहीं बना पार्टीज का, और इसको ये पास नहीं हो सका। इसमें जो बात की गई है 33% रिजर्वेशन देना है लोकसभा और असेंबली में। याद रखो, नॉट इन राज्यसभा एंड काउंसिल। काउंसिल और राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं रहता है, एससी एसटी रिजर्वेशन भी नहीं रहता। ओके, काउंसिल में कोई रिजर्वेशन नहीं, असेंबली राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं। ओके, ये याद रखो। फिर इसके बाद कुछ खास है इसमें, ये 2 कन्वेंशन है वर्ल्ड लेवल पे टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। एक है जिसको हम CEDAW कहते हैं, CEDAW, कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। CEDAW एक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट है। और दूसरा बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये पूछा भी जा चुका है, ये रिलेटेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जेंडर और कौन सा रहता है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, UNEP, DP आएगा ना, यूनाइटेड नेशन डेवलप। EP तो इन्वायरमेंट का, UNDP करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ओके,
ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है थोड़ा सा एमएमआर पे। एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखो पर 1 लाख लाइव बर्थ के पीछे कितने वुमन की डेथ हो रही है ड्यू टू कॉजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम कितने वुमन की डेथ होती है। तो इसका जो टारगेट है हमको 100 से कम कराना है। ओके, लेकिन अब इंडिया में ये बहुत ज्यादा है, 130 के अराउंड है। सबसे ज्यादा है आसाम में 229 है, और सबसे कम केरला में 42 है। ओके, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी, हाँ ये बता रहे 103 है अभी इंडिया में। 103 2017 से 19 में। ठीक है, हाँ अब आ जाओ 6.4.5 पर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने एक नया एंट्रेंस टेस्ट लेकर आया है, मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी दो टाइप के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है आफ्टर 12 ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको क्या करना है, कंपलसरी एग्जाम देना है। एडमिशन जो मिलेगा 12 के मार्क के ऊपर नहीं मिलेगा, ये टेस्ट में कितना स्कोर आता है वो हिसाब से मिलेगा। तो ये जो टेस्ट का नाम है CUET, क्विट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एप्लीकेबल रहेंगी 2022-23 एकेडमिक ईयर से, ये वाला। ओके, तो देखो इसमें क्या है, नो वेटेज विल बी गिवन टू क्लास 12 स्कोर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक ये हो गई। दूसरी बात, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराएंगे। थर्ड, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कंपलसरी है, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मतलब MA के लिए वगैरह ये वॉलंटरी है, यूनिवर्सिटी के दिल पे रहेगा, लेना है लो, नहीं मत लेना है मत लो, लेकिन यूजी के लिए आपको इसके थ्रू एडमिशन देना है। ओके, और ये क्विट होंगी 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होंगी, और इसमें एक उर्दू भी है, याद रखो उर्दू में भी ले जाएंगे, मराठी भी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अब आगे आ जाओ साइंस एंड टेक। नेट न्यूट्रलिटी, ये काफी बार आपने सुना होगा, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या रहता है? नेट न्यूट्रलिटी मतलब जैसा कभी कभी क्या होता है, अब सपोज मेरे पास है इसका जियो का सिम कार्ड है, तो जियो क्या बोल रहा है कि मतलब जियो का अगर इंटरनेट आप यूज करते हो तो आपको मैं फेसबुक का एक्सेस फ्री में दे देंगे, कितना भी यूज करो फेसबुक। लेकिन दूसरे ऐप को तो आपको इंटरनेट लग रहा है, ट्विटर चलाना है तो मुझको इंटरनेट चाहिए। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, फेसबुक बहुत जल्दी ओपन होता है, ट्विटर ओपन ही नहीं होता, बहुत टाइम लगाता है। तो ये क्या है, इट इज अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी। जो इंटरनेट रहना चाहिए वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा बोलना है इसका। तो अभी कुछ कंपनीज ने ऐसा किए थे बीच में, तो उसको मना कर दिया गया। ओके, इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी है, आप बस इंटरनेट देना है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हम इनको फास्टर सर्विस देंगे, इनको प्रमोट करेंगे, इनको डिमोट करें, तो ऐसा अलाउ नहीं है। ओके, ठीक, अब आगे आ जाओ। स्पेस डेब्रिस, ये काफी बार न्यूज में आता है। इसरो का अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेत्रा प्रोजेक्ट। ये है स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए। हम क्या करने वाले, रडार बिठाने वाले, टेलीस्कोप बिठाने वाले, और नजर रखने वाले डेब्रिस पे, डेब्रिस कैसे बन रहे हैं, उनको निकालना कैसा है। ओके, नेत्रा दो प्रोजेक्ट इंडिया के, एक नेत्रा है स्पेस डेब्रिस के लिए, और दूसरा नेत्रा अर्ली वार्निंग सिस्टम, DRDO बना रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, एयरबॉर्न जो थ्रेट है उनको टैकल करने के लिए। फिर एक केजलर सिंड्रोम है। ओके, केजलर सिंड्रोम ये कौन सी बीमारी है? क्या होता है इसमें? WBC काउंट बढ़ता है कम होता है? ठीक है, देखो सिंड्रोम है, ऐसे ऑब्वियस ऐसे ही ऑप्शन देता है वो, केजलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, तो नीचे देगा हार्ट डिसऑर्डर। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, केजलर सिंड्रोम इट इज रिलेटेड टू स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस अगर सैटेलाइट कोई सपोज फेल हो गया, बस्ट हो गया, फिर क्या होता है, उसके पार्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, कोलाइड होके और फिर छोटे छोटे पार्ट तैयार होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट फिर से कोलाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको कहते हैं केजलर सिंड्रोम, याद रखें। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक टर्म आती है ग्रेव यार्ड ऑर्बिट।
ग्रेव एड ऑर्बिट, ये क्या रहता है? हर सैटेलाइट की एक वैलिडिटी रहती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसके बाद वो मतलब उसको उसका मिशन कंप्लीट हो गया तो वो फिर भटकते रहता है। तो अब ऐसा एक आइडिया है कि मतलब उसको भटकने के बजाय क्या कर दो, एक ऑर्बिट है उसमें रख दो, उसको ले जाके वहां पे रख दो, बस वो क्या करेंगे, वो घूमते रहेंगे वहां पे। तो उसको कहते हैं ग्रेवाइड ऑर्बिट, लेकिन इससे केजलर सिंड्रोम नहीं होगा। ओके, वैलिडिटी खत्म होने के बाद बस उसको वहां पे जाके प्लेस करना है आपको, वो सेफ है, वहां पे केजलर सिंड्रोम नहीं होता। तो ग्रेवाइड ऑर्बिट कहते हैं इसे। डेब्रिज नहीं, वो मतलब सैटेलाइट को ही ले जाके रख रहे हैं। हाँ हाँ, अभी फिलहाल तो वहां पे ही है, रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। हाँ, रिमूव डेब्री मिशन वगैरह ऐसे मिशन चला रहे हैं। वो जाके उसको एक तो या क्या कर सकते हैं, उसको बस्ट कर सकते, जला सकते हैं। अर्थ के एटमोस्फेयर में लेके आना, वो चीज जल जाती है, राख हो जाएंगी, या फिर उसको मतलब जमा करके लेके आना पड़ेगा बस, ऐसा कुछ। लेकिन बहुत मुश्किल है वो काम। ठीक है, अब आगे आ जाओ। चांद्रयान 2 7.4.1, ठीक है। चांद्रयान 2 ने क्या बोला है, मेक्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन इन मून एटमोस्फेयर। ऑर्गन एक एलिमेंट है, गैस है, नोबल गैस, और वो मिला है मून पर। तो अब चांद्रयान 2 का स्टैटिक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चांद्रयान 2 2019 में हमने भेजा था। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था। ठीक है, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल स्टेबल हो गया, लेकिन लैंडर और रोवर फेल हो गया। ओके, और इसको जो लॉन्च किया था, लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? GSLV MK3। चांद्रयान 3 अभी लॉन्च करने करने वाले, उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे, GSLV MK3। और इससे पहले चांद्रयान 1 के लिए हमने यूज किया था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब नाम पे मत जाओ, नाम में पोलर, इसका मतलब ये नहीं कि पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, जियो सिंक्रोनस में भी कर सकता है। ठीक है, एक चीज ये होगी। फिर दूसरा चांद्रयान, ठीक है, चांद्रयान 1 2 ये तो देख लिया हमने, कोई बात नहीं। कुछ हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो मिलिट्री को यूजफुल है, मतलब स्पाइंग के लिए वगैरह। तो उसमें से एक फेमस सैटेलाइट है GSAT-7। GSAT-7 इसको यूज करते हैं इंडियन नेवी, GSAT-7। और दूसरा है GSAT-7A, इसको यूज करते हैं इंडियन एयरफोर्स। ए से याद रखो, एयरफोर्स। GSAT-7 ये स्पाइंग के लिए है। अगर आपको स्पाइंग करना है तो आप पोलार में लॉन्च करोगे या इसमें लॉन्च करोगे, जियो स्टेशनरी में? देखो आपको स्पाइंग करना है, मतलब एकदम क्लोज पिक्चर चाहिए ना, क्लियरिटी के साथ। पोलार में नजदीक लॉन्च करना पड़ेगा। और पोलार में फायदा क्या है, एक दिन में वो 10 बार भी रोटेट कर सकता है वो लोकेशन पे से। हाँ, स्टेशनरी में मतलब वो साथ में ही रहेगा बस कंटिन्यूस, लेकिन उस पर डाउट हो जाएगा एनिमी को, ये अपने ऊपर नजर रख रहा है इधर। ठीक है, ऐसे। तो पोलर सैटेलाइट। ओके, टीबी, टीबी भी न्यूज में है। ट्यूबरक्यूलोसिस, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे कुछ सेलिब्रेट हुआ। अब टीबी का थोड़ा सा किससे होता है, वायरल है या बैक्टीरियल है? ओके, टीबी इज बैक्टीरियल, और वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इट इज कम्युनिकेबल डिसीज विच इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर। अब एक चीज ये होगी, टीबी के वैक्सीन का नाम क्या है? BCG। ठीक है, उसको अभी कोविड में यूज कर रहे थे हम, एक हो गई। फिर दूसरा और क्या है, टीबी के लिए इनिशिएटिव चला रहा है गवर्नमेंट, निक्षय पोर्टल है, निक्षय पोषण योजना ऐसा कुछ है। फिर एक डॉट्स नाम की स्कीम आती, डॉट्स, तो वो भी टीबी से रिलेटेड है। फिर और एक स्कीम है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ओके, सबसे ज्यादा वर्ल्ड के टीबी के पेशेंट्स इंडिया में। सबसे ज्यादा HIV पेशेंट कहाँ पे? वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, कंट्री में। वर्ल्ड में शायद साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका रहेगा। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया थर्ड या सेकंड पे आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र। और प्रीवैलेंस रेट मिजोरम में, कल ही देखा था मैं। प्रीवैलेंस रेट मतलब नए नए इन्फेक्शन किसको हो रहा है उसका रेट, एक दिन में कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी हमने देखा था,
मतलब कोई एनिमल का ऑर्गन ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करना, उसको कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन, जेनो, जूनोटिक, ऐसे सिमिलर टर्म्स हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट है। ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन वर्ल्ड के मेटल्स हैं यूनिवर्स के, वो सारे इसमें मतलब रखे गए हैं। टोटल एलिमेंट्स है 118, 118 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और देखो इसको कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं, सॉरी कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। जो रोज है, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो रोज है उसको 7 है, उसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब कॉलम, कॉलम है 18, ओके, 18 कॉलम्स हैं टोटल। ग्रुप कहते हैं कॉलम्स को और पीरियड कहते हैं रोज को, याद रखना। फिर इसमें जो पहला कॉलम है, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव रहता है। इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये पूरे मेटल है, हाइड्रोजन छोड़ के बाकी के मेटल्स हैं पूरे नीचे वाले। और जो लास्ट वाला 18 नंबर का है, वो सबसे स्टेबल रहता है, इसको नोबल गैस भी कहते हैं। जैसा अभी हमने ऑर्गन बोला था, ऑर्गन नोबल गैस है, तो ये सबसे स्टेबल रहते हैं नोबल गैस। इनका नाम है हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ओके। हेलियम या ऑर्गन ट्यूबलाइट में वगैरह यूज करते हैं, याद है, उसीलिए यूज करते हैं, वो टंगस्टन फिलामेंट खराब ना हो जाए वगैरह इसके लिए, ओके। इसी तरीके से, ठीक है चलो, हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये हो गए। फिर इसमें अल्कली, अल्कली मेटल वगैरह, चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखा करो बार बार। और ये जो नीचे वाले जो मेटल्स है ना, नीचे वाले जो दो रो अलग से बताए हैं, तो वो उनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, रेयर अर्थ, ओके, याद रखना उसको, रेयर अर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्चर, इंडिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, चलो ठीक है। इसमें पूरा म्यूजिक के बारे में वगैरह थोड़ा सा दिया है, जीआई टैग के बारे में भी दिया है। जीआई टैग ये मिलता है, जीआई टैग एक्ट है हमारे पास 1999, और ये देता है, जीआई टैग का ऑफिस रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वो देगा। जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए, ठीक है। पेटेंट 20, और कॉपीराइट, कॉपीराइट ज्यादा है कुछ, 50 साल के लिए कॉपीराइट ज्यादा रहता है, 50 साल ऐसा कुछ, ठीक है। जीआई टैग और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब लोगो रहता है। जीआई का याद रखो, जीआई मतलब एक रीजन के लिए स्पेसिफिक रहता है, ट्रेडमार्क मतलब वो कंपनी स्पेसिफिक रहेगा। रिबॉक सिंबल देंगे आपको, जैसा कोई भी सपोज आपने वो एडिडास की कैप ले ली, बैग ले ली, तो उसके ऊपर लोगो रहेगा, उसको ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कंपनी का रहता है, और जीआई टैग रीजन, वो रीजन के लिए, ओके। जैसा बंगाल में रसगुल्ला है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा ही बचा है, ओके। अब कुछ बुक्स है म्यूजिक से रिलेटेड, हमको पता रहना चाहिए। 4 वेदास हैं, 4 में से कौन से वेदास में म्यूजिक के बारे में बात की गई है? सामवेद है, ठीक है। उसके बाद नाट्य शास्त्र किताब आती है, भरत मुनि ने लिखी है। ये थे 200 बीसी टू 200 एडी, अब एग्जैक्ट पीरियड पता नहीं इनका, लेकिन पहले थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड कह सकते हैं, 200 बीसी टू एडी, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। और एक किताब का नाम है नेक्स्ट पेज पे, संगीत रत्नाकर, ये 13th सेंचुरी में लिखी गई, इसको लिखा था शारंगदेव, ओके। ये नाम याद रखो राइटर्स का, शारंगदेव, संगीत रत्नाकर। फिर इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका नाम आया है। ही वॉज फेमस फॉर फेमस शहनाई प्लेयर, शहनाई, ये फेमस शहनाई के लिए बहुत फेमस थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। एक हो गया। फिर इसी तरीके से आप म्यूजिक, म्यूजिक में हमको क्या पता रहना चाहिए? क्लासिकल म्यूजिक कितने हैं, और कुछ स्पेशल फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक आसान है, 2 ही है, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। घराना हिंदुस्तानी में रहते हैं, और जैसा ख्याल है, ध्रुपद है, ओके। फिर गजल है, तराना है, ये सारे उसके स्टाइल्स हैं। और जो कर्नाटिक है, इसमें सांस्कृतिक वर्ड रहते हैं, स्वरम, जाति स्वरम वगैरह, ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं, ये स्टाइल है इसके कर्नाटिक म्यूजिक के। अब जैसा आपको पूछा जाए, कथक, कथक इज अकम्पनीड विथ डैश टाइप ऑफ म्यूजिक। कथक कौन से म्यूजिक पे किए जाती है? कथक कहाँ पे है? साउथ में, नॉर्थ में? नॉर्थ में, तो वहां पे आएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक। और यही पूछा जाए कुचिपुड़ी,
कर्नाटिक म्यूजिक, ओके, ये चीज है। फिर इसका फोक म्यूजिक रहता है, हर रीजन का अपना अपना फोक म्यूजिक है। एक ऐसे 8-10 नाम कोई भी नोट्स में मिल जाएंगे आर्ट एंड कल्चर के, वो लिख के याद करो। ओके, जैसा मतलब फॉर एग्जांपल तप्पा एक म्यूजिक स्टाइल है, तप्पा PYQ है, राजस्थान में होता है, ठीक है। फिर ट्राइबल लोगों का अपना अपना रहता है, ओके। फिर पाइका रिबिलियन, ये हम हमेशा पढ़ते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा गया था, लेकिन अभी सेंटर ने बोला नहीं, हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पाइका रिबिलियन को नहीं कह सकते, ऐसा सेंटर ने बोला है, ओके। तो पाइका का जो स्टैटिक वाला पार्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक बॉक्स दिया देखो छोटा, कब हुआ था? 1817 टू 1825, ओडिशा में हुआ था। लीडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर और अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों हुआ था? तो रीजंस इसके क्या है कि ब्रिटिश आए, उन्होंने वहां के किंग को डिथ्रोन कर दिया, फिर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाए वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव थी, और इसी तरीके से पैका क्या थी, मतलब सोल्जर्स थे, उनको भी डिसबैंड कर दिए, उनके रोजगार चला गया, ओके। फिर टैक्सेस वगैरह भी लगाए नहीं सारे, तो इन सारी चीजों की वजह से वहां पे रिबेलियन होता है, ओके। पैका सर वो एक rebellion, याद रखो। कावेरी करेंसी करके भी रहता था ना उनका, कावेरी क्या रहता था? करेंसी कुछ, कावेरी करेंसी। कोरी करेंसी, तो क्या उसका इशू क्या था, कुछ पता है? हाँ सर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बैन कर दिया था, तो फिर ये PYQ का ही क्वेश्चन है। दिया यहाँ पे देखो, ब्रिटिश ने क्या किए, न्यू करेंसी सिस्टम लेकर आए वहां पे। इसमें क्या किए लोगों ने, ब्रिटिश चेंज द करेंसी सिस्टम फ्रॉम काउरी टू रूपी। वहां पे पहले काउडी काउडी जिसको बोलते हैं, द विलेजर्स फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हैंडलिंग द न्यू करेंसी दैट दे वेर ग्रॉसली एक्सप्लॉइटेटेड बाय द लोकल महाजन्स। महाजन मतलब वहां के, समझो हमारे इधर पटेल रहते हैं, वहां पे महाजन थे, ओके, ठीक है। तो ये मतलब साहूकार जो थे वहां के, वो लोगों ने फिर ये किए जमींदारों एक्सप्लॉइटेशन पे, ठीक है। काउडी टू रूपी, ये भी एक रीजन है, बराबर। इसको एक हर्डा अपराइजिंग भी कहते हैं, हर्डा अपराइजिंग, याद रखना। कार्यवाज, अभी तो याद ही हो जाना चाहिए, कश्मीर में रहता है सैफरॉन कल्टीवेशन, और ये ग्लेशियर डिपॉजिट है। कल ही हमने देखा प्रोजेक्ट, क्या नाम है उसका, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम, प्रोजेक्ट सैफरॉन बॉल प्रोजेक्ट, मिजोरम अरुणाचल में भी हम उसको एक्सपांड कर रहे हैं, सैफरॉन कल्टीवेशन को, ओके। ये कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल, ओके। पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय और शिवालिक, लेसर हिमालय को ही हम हिमाचल भी कहते हैं, ओके, याद रखो, गुड। अब इसके बाद ये तो नहीं पढ़ेंगे। बामियान बुद्धा इंपॉर्टेंट है, 8.3.7। बामियान एक जगह है, वहां पे क्या थे, पहाड़ थे, और पहाड़ में दो बुद्धा के दो बड़े स्टैचू बनाए गए थे। लेकिन बाद में जब पहले बार जब तालिबान का गवर्नमेंट आता है, तब वो लोग उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अभी का जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हेरिटेज है, और उससे क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा ना वहां पे, ठीक है। तो ये बामियान बुद्धा को रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है विथ आई ऑन चाइना इन्वेस्टमेंट। तो बामियान जो बुद्धा थे, ये बनाए गए थे 5th सेंचुरी AD में, ओके। और दूसरा, देवर लोकली नोन एज सलसाल और शमामा, दो दो स्टैचू थे, सलसाल और शमामा, और ये देवर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2003। अब इसकी फोटोज देखो, नेक्स्ट पेज पे है। सलसाल बड़ा वाला जो स्टैचू था उसको सलसाल, लार्जर बुद्धा, और जो छोटा वाला स्टैचू था उसको शमामा कहते हैं, ओके। और उसके नीचे वाली जो इमेज है, पॉसिबल रिकास्ट ऑफ बामियन बुद्धा, नीचे अगले पेज पे है, ठीक है। ये पॉसिबल रिकास्ट ऑफ बुद्धा। अब बताना ये कौन सी मुद्रा है बुद्धा की? सही, अभय मुद्रा, राइट हैंड पाम फेसिंग आउटवर्ड, तो उसको बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा है, और ड्रेपरी वगैरह ये सारा है। देख के क्या लग रहा है, कौन सा स्कूल होगा, मथुरा होगा, गांधारा होगा, क्या अमरावती? गांधारा होगा, गांधारा के गांधारा। नजदीक भी है, ओके, बराबर, गांधारा है। हाफ क्लोज आइज है, मतलब मेडिएशन में है, ऑर्नामेंटेशन का यूज नहीं है, ग्रीक स्टाइल में हेयर्स हैं, ड्रेपरी फोल्डेड ड्रेपरी है, ओके। इसके अगेंस्ट में आता है आपका मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल में क्या रहेगा, मस्कुलर बॉडी रहेंगी, डिलाइट मोड में रहेंगे बुद्धा, ऑर्नामेंटेशन का यूज रहेगा, हैलो जो रहेगा पीछे का बहुत बड़ा रहेगा, इसमें भी रहता है लेकिन छोटा, ठीक है।
और स्टोन कौन सा यूज किया गया था मथुरा में? सर रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन। और मत गांधार में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। ग्रे। हाँ, और अमरावती में मार्बल, मार्बल जिसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद पद्मा अवार्ड्स भी न्यूज में थे। पद्मा अवार्ड तीन टाइप के रहते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसकी हेयरार्की कैसे है? जिसका नाम बड़ा है, जितना नाम बड़ा उतना बड़ा उसका स्टेचर है। तो सबसे हाईएस्ट रहता है पद्म विभूषण। ओके। ये जो अवार्ड करती है पद्मा अवार्ड कमेटी करती है। ओके। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पद्मा अवार्ड कमेटी इज चेयर्ड बाय, कौन चेयरमैन रहता है पद्मा अवार्ड कमेटी का? काफी बार हम पढ़ चुके हैं इसको। पद्मा अवार्ड कमेटी चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ये चेयर करेगा, ये रिकमेंड करेंगे, फिर प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा? अवार्ड देगा, वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसमें देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयूज एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं इनको नहीं मिलेगा। ओके, याद रखो, एक्सेप्ट डॉक्टर्स। कैश प्राइज भी नहीं रहता है, बस सर्टिफिकेट रहता है, सनद दी जाती है प्रेसिडेंट के हाथों से। देर इज नो कैश प्राइज। कुछ मार्शल आर्ट्स दिए हुए हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। मलखाम एमपी में, कलारीपायट्टू केरला, गटका पंजाब। ये कम्युनिटी काफी न्यूज में है। निहांग जो है मार्शियल वॉरियर ट्राइब है, वॉरियर सेक्ट है सिक्स में। ओके, गटका ये करते हैं। थंगथा मणिपुर में है। एपीवाई क्यों है? थंगथा पूछा गया था। इसका ही दूसरा नाम है हुएन ललोंग। और सिलंबम है तमिलनाडु में। ओके, अब आगे आ जाओ स्कीम्स में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, आवास मतलब घर बना के देंगे। ठीक है। रूरल है तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन है तो अर्बन डेवलपमेंट। तो घर बना के देना है। ओके, इसको कुछ एक्सटेंड किया गया है मार्च 2024 तक। ओके, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या देख रहे थे? लोकेशंस इन द न्यूज पे आ जाओ। लोकेशन इन द न्यूज कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसा लद्दाख में क्या हुआ? जोजिला टनल को ओपन कर दिया गया। ये हर साल बंद होती है इन विंटर सीजन, बहुत हेवी स्नोफॉल होता है वहां पे, तो इसको बंद हो जाती है। तो इसको 73 डेज में ओपन कर दिया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जोजिला टनल इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसी तरीके से ओडिशा में ऑलिव रिडले टर्टल आ गए। तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मेघदातु प्रोजेक्ट। मिजोरम, मिजोरम में क्या है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटर रिव्यूज कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ओके, ये याद रखो, कलादान प्रोजेक्ट मिजोरम। और वर्ल्ड में जो लोकेशंस न्यूज में है, इथियोपिया तिग्रे रीजन। यहाँ पे मतलब सेपरेटिस्ट और इथियोपियन गवर्नमेंट दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। तिग्रे। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज में है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ये याद रखो। फिर इसके बाद कुछ पर्सनालिटीज न्यूज में है। समर्थ रामदास। अभी कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये थे शिवाजी महाराज के कंटेम्प्ररी। तो गवर्नर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कहा? अगर रामदास नहीं रहते तो शिवाजी महाराज को कोई पूछता नहीं, मतलब ऐसा कहा। तो इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब ये कंटेम्प्ररी थे लेकिन ये लोग एक दूसरे से मिले, इसका एविडेंस नहीं है। ओके, तो संत रामदास एज वेल एज तुकाराम और शिवाजी महाराज ये कंटेम्प्ररी थे। ओके, ये याद रखो, भक्ति सेंट है ये। इसके बाद सावित्रीबाई ज्योतिबाई फुले दोनों भी न्यूज में थे। ये लोगों ने स्कूल चालू किए 1848 में पूना में, विश्राम बागवाड़ा वहां पे चालू किए थे। और सत्याशोधक समाज बनाया गया इनके द्वारा 1873 में। ओके, एडवोकेटेड फॉर सोशल चेंजेस। ठीक है, सत्याशोधक समाज 1873 में बनता है। आर्य समाज कब बनेगा? 1875 में। और इन दोनों से पहले बनता है प्रार्थना समाज, 1860s में कुछ बनेगा। ओके, और ब्राह्मो समाज कब बनता है? 1820s में वगैरह कुछ बनेगा, राजा राममोहन राय। ओके, ये सीक्वेंस अरेंज इन द सीक्वेंस लगाओ बोल के पूछेगा वो। ओके, फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये न्यूज में थे, ये रिवॉल्यूशनरी है, फेमस। ही फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी।
इंडियन होम रूल सोसाइटी ये अलग है, इंडियन होम रूल लीग ये अलग है। होम रूल लीग मतलब एनी बेजेंट, होम रूल सोसाइटी मतलब इनका, इन्होंने इंग्लैंड में ये बनाया था, इंडिया हाउस बनाया इन्होंने, और इंडियन सोशोलॉजिस्ट इनका न्यूज़पेपर था। इंडिया हाउस था, ये हॉस्टल था, यहाँ पे बहुत सारे जो फेमस रिवॉल्यूशनरी है, सावरकर वगैरह, फिर या फिर जो ये थे अपने ओडवायर को किसने मारा था, ओडवायर, माइकल ओडवायर, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह। हाँ तो ये भी, सॉरी उधम सिंह ने ओडवायर को मारा था ना, और करजन वाइली ओडवायर, हाँ तो करजन वाइली भी उधर थे, मतलब मदन लाल धिंगरा, ठीक है, ये याद रखो। ये जो रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हैं, इसका असैसिनेशन, इनका असैसिनेशन वगैरह, इसका भी क्रोनोलॉजी पूछता है। ओके, तो इसको एक पेज पे लिख कर बार बार रिवाइज करना। मोरारजी देसाई न्यूज में थे, 1896 टू 1995, अराउंड 99 ईयर्स के इनका लाइफ स्पैन है। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। कब बने थे पीएम, कब बने, 77 में। इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट आती है, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन होता है, कांग्रेस हार जाता है, 1977। तो ये 2 या 3 साल के लिए रहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, और इनकी जो पार्टी रहती है जनता पार्टी, ओके, और उसमें हेड रहते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये ही इज द ओनली पर्सन हु हैज गॉट रिसीव्ड एपेक्स जो अवार्ड है इंडिया और पाकिस्तान का, निशान पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों भी मिला है, याद रखिए। फिर इसके बाद और कौन है, सुचेता कृपालानी, ये फ्रीडम फाइटर भी थे। शी वॉज इंडिया फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, ओके, ये थे यूनाइटेड प्रोविंस में, इंडिया फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, ठीक है। शी वॉज मैरिड टू फ्रीडम फाइटर आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे, हाँ? याद रखना। और जेबी कृपलानी भी कहते हैं। ही वॉज द आईएनसी प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जेबी कृपलानी रो 47 में। उससे पहले 46 तक अबुल कलाम आजाद, और 47 में जेबी कृपलानी, याद रखें एक साथ। इसके बाद मीना स्वामीनाथन, ये वाइफ है एमएस स्वामीनाथन के, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ओके, और इनकी अभी डेथ होगी। एमएस स्वामीनाथन अभी हैं क्या, इज अलाइव, स्वामीनाथन है ना, एमएस स्वामीनाथन है, उनके वाइफ की डेथ होगी, चेक करो एक बार, ठीक है, वाइफ अरे की जिंदा डेथ है होगी, सर। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, और कुछ है इसमें खास, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये मंथली मैगजीन मतलब एंड हो जाता है। कोई डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हो।